तो बैंकिंग की एक बार आपको इम्पोर्टेंस समझा दी जाए कि आपके बैंक एग्जाम में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो भैया बैंकिंग जब आप देखते हो तो प्रीलिम्स के किसी भी एग्जाम में नहीं आती। अगर हम आईबीपीएस की बात कर रहे हैं तो क्योंकि प्रीलिम्स के सिलेबस में जीके है ही नहीं, कोई क्वेश्चन काम नहीं आएगा। अगर मेंस की बात करें तो मेंस में अलग अलग एग्जाम में किसी में 40 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 50 क्वेश्चन आते हैं। और यहाँ पर जो लिखा आता है वो लिखा आता है करंट अफेयर्स प्लस बैंकिंग या फिर फाइनेंशियल अवेयरनेस। चाहे फाइनेंशियल अवेयरनेस कहें चाहे बैंकिंग कहें, एक ही मतलब है। अब जब अमूमन देखा जाता है तो इसमें से आधे क्वेश्चन बैंकिंग के होते हैं। अगर 20 क्वेश्चन 40 में से आ रहे हैं तो 50 में से करीब करीब 25 क्वेश्चन बैंकिंग से संबंधित होते हैं। और प्रॉब्लम ये आती है कि प्री और मेंस के बीच में कई बार केवल 9 दिन दिए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 15 या 16 दिन प्री और मेंस के बीच में दिए जाते हैं। मतलब प्री का रिजल्ट आना और मेंस का एग्ज़ाम होना, इन दोनों के बीच में जो ड्यूरेशन है 9 दिन। अगर कोई सोचे कि मैं 9 दिन में बैंकिंग पढ़ लूँगा तो असंभव है। हाँ, कोई सोचे कि 9 दिन में बैंकिंग रिपीट कर लूँगा, नोट्स रिवाइज कर लूँगा, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको जो कुछ पढ़ना है वो प्री देने से पहले ही पढ़ के रख लेना है ना। रिजल्ट के बाद में अपन पढ़ाई नहीं कर सकते ये वाली। क्या ये बात समझ में आ गई? यानी जब हम बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो पहले मेंस की तैयारी होती है, फिर प्री की तैयारी होती है। आया समझ में? चलो एक बात तो ये, इसके बाद अगर आप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो आप सबको पता होना चाहिए कि ऑफिसर कैटेगरी में इंटरव्यू होते हैं। अगर हम प्रोबेशनरी क्लर्क की बात करें तो इंटरव्यू नहीं होगा। प्रोबेशनरी ऑफिसर की बात करें या फिर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की बात करें, इन दोनों में इंटरव्यू होंगे और बैंकिंग पूछी ही जाएगी। ठीक है, इसके बिना तो इंटरव्यू होगा ही नहीं, बैंकिंग पूछेंगे ही। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट। अब अगर बात करें अपन एसएससी या फिर रेलवे वालों के लिए, तो जो भी जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें से ज़्यादा कदा एक या दो क्वेश्चन विशेष करके आरबीआई या फिर बैंकिंग से पूछा जाता है। इसमें इतना ही वेटेज है। और एसएससी रेलवे में कहीं पर भी इंटरव्यू तो होता ही नहीं है। ठीक है भैया, तो पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, स्लाइड आपके सामने चल रही है, नोट्स भी आपको दे दिए जाएंगे। है ना? तो सारा का सारा ध्यान समझने पे लगाना है और जो क्वेरी आपके दिमाग में आती है वो सबसे पहले पूछ लेनी है। तो लैंडिंग का मतलब समझते हैं आप? लैंडिंग का मतलब क्या? उधार देना। ठीक है, उधार देना। और बोरो का मतलब उधार लेना। तो लैंडिंग की बात कर रहा है मतलब उधार देने की बात कर रहा है। और प्रायोरिटी सेक्टर से मतलब है कि इस बात को अब आपको समझना होगा कि जब बैंकों की शुरुआत हुई तो शुरुआत में बैंकों ने क्या करा, अपना अपना प्रॉफिट देखते हुए केवल और केवल बड़े ग्राहक पकड़े और उन्हीं को सेवाएं देनी शुरू कर दी। ठीक है, अब मानो कि एक बैंक ब्रांच खोलता है कहीं पर भी और वो बोलता है कि साहब मैं 1,000 रुपये में आपका बैंक अकाउंट खोल दूंगा। सेविंग्स बैंक अकाउंट खोल रहा है और मान लो इस बैंक को 100 कस्टमर मिल जाते हैं। तो 100 कस्टमर मिलके इसको कितने रुपए दे देंगे? 1,00,000 रुपये दे देंगे। तो ये 100 अकाउंट इसने खोल दिए। इसके पास 1,00,000 रुपये आ गए। अब इसी 1,00,000 रुपये को ब्याज पर देगा किसी और को, उससे इसको इनकम जनरेट होगी, उसमें से कुछ ब्याज ये खाते वाले को दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं करके एक बैंक ने क्या सोचा कि मैं तो 1,00,000 रुपये का एक अकाउंट खोलूंगा। इसमें बैलेंस कितना मेंटेन करना है? 1,00,000 रुपये। और एक ही अकाउंट में खोलूंगा। ग्राहक भी इसने एक ही पकड़ा। इसके पास भी कितने रुपए आ गए? इसके पास भी 1,00,000 रुपये आ गए। दोनों बैंकों के पास 1,00,000 रुपये है। अब आप इसको कंपेयर करो कि अभी आपके बैच में जितने विद्यार्थी बैठे हैं, है ना, मानो कि अभी इस वक्त आपके बैच में 100 विद्यार्थी बैठे हैं और हर विद्यार्थी से हमने फीस ले ली 20-20 हज़ार रुपये। तो कितने रुपए हो गए? 20 लाख। लेकिन इस 20 लाख के एवरेज में हमारे को आप सबको नोट्स भी देने हैं और आप सबको पढ़ाना भी है और आप सबकी इंडिविजुअल क्वेरी भी लेनी है। ठीक है, लेकिन अगर ये 20 लाख रुपए तो पूरी क्लास से, पूरे बैच से नहीं लेके केवल और केवल आपसे 20 लाख रुपए ले लेता तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं होती। बोलो भाई, क्योंकि आप तो इंडिविजुअल कोचिंग दे रहे हो, 1-to-1 आपकी कोचिंग चल रही है। तो पूरा का पूरा मेरा ध्यान केवल आप पर ही तो होता। मुझे सर्विस भी कम लोगों को देनी पड़ी।
प्लस जो मैं क्लास 1 घंटे में ले रहा हूँ वो क्लास शायद मैं आधे घंटे में ले लेता, या फिर मैं जो कोर्स 15 महीने में करा रहा हूँ वो कोर्स मैं 7 8 9 महीने में ही खत्म कर देता। और मान लो मुझे कभी छुट्टी भी करनी होती, मैं एक दिन पहले आपकी क्लास डबल ले लेता, आपको बहुत सारा होमवर्क दे जाता। तो मुझे 100 लोगों को सर्विस नहीं देनी पड़ रही। तो चूंकि मुझे 100 लोगों को सर्विस नहीं देनी होती तो मुझे इतने बड़े क्लासरूम की भी जरूरत नहीं होती, इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत नहीं होती, मेरी कॉस्ट बच गई। ना ही मुझे इतने सारे एसी लगाने पड़ते। तो मेरे पास लगातार कॉस्ट बचे जा रही है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं केवल हाई प्रोफाइल लोगों को सर्विस दे रहा हूँ। आई बात समझ में? जिन लोगों को वाकई ज़रूरत थी, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर आपके पेरेंट्स के पास ढेर सारे पैसे हैं, आपके पेरेंट्स ऑलरेडी बैंकर हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप भी गवर्नमेंट जॉब में चले जाओ, तो उन्होंने 20 लाख रुपए आप पे खर्च कर दिए। अब 1 to 1 आपकी कोचिंग होगी, रोज के रोज आपके टेस्ट होंगे, मतलब मैं तो आपके पीछे ही पड़ जाऊंगा ना। तो आपके पास दो ही चॉइस होगी, या तो आप पढ़ने लग जाओगे या फिर आप कोचिंग छोड़ दोगे। लेकिन मुझे तो सर्विस कम लोगों को देनी पड़ रही है ना। इससे प्रॉब्लम ये भी हो रही है कि जो गरीब विद्यार्थी है वही फीस अफोर्ड ही नहीं कर सकता। नौकरी की सबको जरूरत है, तो पूरी एजुकेशन सब जगह तक नहीं जा पा रही है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक ऐसे ही बैंकों ने करना शुरू कर दिया। बैंकों ने क्या करा, केवल केवल बड़े बड़े ग्राहक पकड़ लिए। अब बैंकों की तो कॉस्ट बच गई ना। इस बैंक को सर्विस कितने लोगों को देनी है? एक ही आदमी को सर्विस देनी है। उस बैंक को कितने लोगों को सर्विस देनी है? 100 लोगों को सर्विस देनी है। दोनों के पास एक एक लाख रुपए डिपॉजिट हुआ। इसको 100 पासबुक भी छापनी पड़ेगी। उसको पासबुक केवल मुझे 100 लोगों को नोट देने की बजाय केवल एक ही व्यक्ति को नोट देने पड़ेंगे। तो मुझे आईडी कार्ड छपाने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आईडी कार्ड छपाने की भी जरूरत नहीं है। सिंपल है। तो इनको चेकबुक भी, इसको चेकबुक 100 लोगों को देनी पड़ेगी, इसको चेकबुक। इसको स्टाफ भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, इसको स्टाफ कम रखना पड़ेगा। हर चीज़ फायदे में हो गई ना। तो बैंकों ने ऐसा करना शुरू कर दिया। फिर जब ऐसा होता गया होता गया होता गया होता गया, तो धीरे 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 जब सरकार चीज़ें समझने लग जाती है ना, पहले लोग गलतियाँ करते हैं, फिर वो गलतियाँ पब्लिक के सामने आती हैं। गलतियों से मतलब है कि लोग लूप होल्स ढूंढ लेते हैं। लूप होल्स ढूंढ लिए लोगों ने कि भैया कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, हम उनका फ़ायदा उठा लेते हैं। फिर वो जैसे जैसे फ़ायदा उठाते हैं, सरकार को लगता है यार ये प्रोसेस तो गलत हो रहा है, तो सरकार इसमें क्या करती है, करेक्शन लेके आती है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं होना चाहिए, काम तो ऐसे होना चाहिए। तो जब सरकार की नज़र में ये बात आई, सरकार ने कहा कि नहीं भैया, आप केवल और केवल बड़े लोगों को सर्विस नहीं दोगे। खाते तो आप किसी की भी खोल दो, ठीक है, लेकिन जो लोन दे रहे हो, तो लोन अगर आप केवल और केवल बड़े बड़े ग्राहकों को दोगे तो आपका पैसा तो बिल्कुल सेफ हो गया। लेकिन अगर कोई ठेले वाला है, उसके पास 5,000 रुपये भी नहीं है, और वही सोच रहा है कि अगर मुझे आज कोई 5,000 रुपये दे देगा तो मैं बड़ी मंडी जाऊंगा, फल और सब्जी भर के ले आऊंगा, और शाम तक 5 के 7,000 रुपये आराम से कर लूंगा, तो मैं 2,000 रुपये कमा लूंगा। वो 2,000 रोज कमाने की हिम्मत भी रखता है, कैपेबिलिटी भी है, लेकिन कमा नहीं सकता क्योंकि उसके पास 5,000 रुपये नहीं है, और उसको कोई ऐसा मददगार भी नहीं जो उसको 5,000 रुपये दे सके। है ना, मैं आपको आज के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ, जब हम 2025 में इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो ऐसे समय में बैंकों को कहा गया नहीं भाई साहब, आपको हर तरह के लोगों को लोन देना है। उसे क्या कहा गया, उसे कहा गया PSL। PSL मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब इसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग भी कह सकते हैं, इसे प्रायोरिटी सेक्टर लोन्स भी कह सकते हैं, और कई जगह से PSA भी कहा जाता है, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस। ठीक है, लोन और एडवांस में क्या फ़र्क होता है? लोन और एडवांस में फ़र्क ये होता है कि लोन इज पेएबल इन इंस्टॉलमेंट। लोन आपको इंस्टॉलमेंट में चुकाना होता है, जबकि एडवांस क्या है? एडवांस इज पेएबल एट वंस। एक बार में आपको सारा का सारा पैसा देना है ना। ओवर अगर आपके घर पे कोई मेड सर्विस कर रही है ना, किस किस के घर पे मेड सर्विस करने आती है? अच्छा, चलो, कितने पैसे देते हो मेड को? 3,000 रुपये आप मेड को देते हो, है ना। और मान लेते हैं कि 1 तारीख को आप उसको पैसे दे देते हो, और आज 28 नवंबर है। अभी आपकी मेड ने आपको कहा कि दीदी मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, मुझे 1,000 रुपये दे दो। ये 1,000 रुपये लोन मांग रही है, ये एडवांस है। एडवांस है क्योंकि इसके बिना बोले ही आप 1 तारीख को उसके 1,000 रुपये काट लोगे।
ठीक है। लेकिन वो यहीं पर बोलती है कि दीदी अगले महीने 20 तारीख को मेरे बेटे की शादी है और मुझे 50,000 रुपये चाहिए। ठीक है। तो क्या ये 50,000 रुपये आप उसकी सैलरी से एक साथ काट सकते हैं? क्योंकि उसकी सैलरी 50,000 है ही नहीं। तो या तो आप उसको पैसे नहीं दोगे, और यदि आप उसको पैसे दोगे तो आपको मालूम है ये लोन है या फिर एडवांस है। लोन है समझ में। और ये भी हो सकता है वो जो आपसे 1,000 रुपये ले रही है वो ये भी बोल सकती है कि दीदी ये भी मैं 200 रुपये करके कटाऊँ। वही 1,000 रुपये क्या हो गया, अब लोन हो गया। तो लोन और एडवांस में इतना सा फर्क है। इसकी जो पेइंग साइकिल है, जिसका वापस चुकाने का तरीका है, अगर लोन है तो वो इंस्टॉलमेंट में होगा, और अगर एडवांस है तो वो एक साथ लम सम आपको वापस रीपेमेंट करना है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पीएसएल में टोटल कितने सेक्टर को लाया गया। तो पीएसएल में टोटल 8 सेक्टर है मोटे मोटे तौर पे। पहला सेक्टर क्या है? एग्रीकल्चर, है ना। दूसरा एमएसएमई। एमएसएमई मतलब समझ लो आप छोटे बड़े सब तरह के उद्योग, है ना। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज, ठीक है। फिर एजुकेशन। एजुकेशन से मतलब क्या है? ये किसी को भी, हाँ, ध्यान से समझना अपने को, किसी को भी 10+2 के बाद में, 10+2 यानी 12वीं के बाद में कोई भी कोर्स करना है, चाहे उसको बीए करना है, चाहे बीएससी करना है, चाहे एमए करना है, चाहे एमएससी करना है, चाहे देश में करना है या विदेश में करना है, वो इसके ऊपर लोन ले सकता है, जिसे अपन बोलेंगे या तो ग्रेजुएशन या फिर हायर हायर डिग्री कोर्स से। ठीक है। तो वो लोन सरकार द्वारा दिया, बैंकों द्वारा दिया जाता है। मकान बनाने के लिए लोन, वीकर सेक्शन, और क्या रह गया? फिर आता है एक्सपोर्ट क्रेडिट आता है। 8 सेक्शन, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, एजुकेशन, हाउसिंग, वीकर सेक्शन, एक्सपोर्ट, और चलो अभी आ जाएगा आगे। तो ये बैंकों को देना मैंडेटरी कर दिया गया। अब कितना परसेंट मैंडेटरी कर दिया गया? लगभग 40%। कितना परसेंट? मतलब अगर 100 रुपये आप लोन दोगे, 100 रुपये अगर आप लोन दोगे, तो 100 रुपये लोन में से कितने रुपए इस सेक्टर में देने जरूरी है? 40 रुपए। आगे बात समझ गए। लेकिन ये 40% एग्जैक्ट नहीं है, हर बैंक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है। ठीक है भैया, इसको पढ़ लो। जो मैंने अब तक आपको बताया है उसी से संबंधित है, मेरे को समझाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। बताओ, ऐसी कोई बात है कि आपके समझ में नहीं आ रही है? सारी बात समझ में आ गई? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्यों बनाई गई? वाई वॉज इट क्रिएटेड? बहुत सारे सेक्टर हैं जिनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, वही सारे सेक्टर्स के नाम वापस आ गए जो अभी आपको बताए थे। तो डाउट है इस पूरी स्लाइड में? लो जी, किन किन बैंकों पे अप्लाई होता है? हाँ जी। तो इन सब बैंकों पे अप्लाई होता है। ऑलमोस्ट जितने बैंक आप सोच सकते हो सब पे अप्लाई होता है। इसमें फॉरेन बैंक नहीं लिखे हैं, फॉरेन बैंक पे भी अप्लाई होता है। केवल सैलरी अंडर बैंक पे अप्लाई नहीं होता है। अभी सैलरी अंडर बैंक क्या होता है थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। सब परिचित है। कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं? जैसे अगर मैं बात करूँ एलजी क्लासेस की, एलजी क्लासेस एनजीओ है या एक कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है? क्योंकि हम फ्री फोकट में कोई सेवा नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम एनजीओ नहीं, हम तो क्या है? कमर्शियल। ठीक है। यानी जो पैसा कमाने के उद्देश्य से संस्था बनती है वो कमर्शियल कहलाती है। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ऐसे सारे के सारे बैंक जो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं, प्रॉफिट कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए, वो सबके सब क्या हो गए? कमर्शियल बैंक हो गए। कमर्शियल बैंकों को अगर ब्रॉडली बांट दें तो पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, जैसे कि पीएनबी, जैसे कि एसबीआई, जैसे कि बीओबी वगैरह वगैरह। और इसी में प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गए, प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई वगैरह वगैरह। इसी को अगर और फर्दर एलोबरेट करें तो फॉरेन बैंक भी इसी में आ गए,
है ना भाई, HSBC, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, है ना, सिटी बैंक, बहुत सारे बैंक आ गए। तो ये सब के सब क्योंकि पैसा कमाने के उद्देश्य से बनाए गए हैं, इसलिए क्या कहलाते हैं, ये कमर्शियल बैंक कहलाते हैं। ठीक है, अब कुछ कह रहे हैं? आपके पास कोई लिस्ट है ऐसे बच्चों की? ठीक है, इनकी मम्मी से तो मिलाऊं मैं। मिलाऊंगा। ठीक है जी। हाँ जी, अब देखो, अब किसकी बात करते हैं? मैम को अपना काम करने दो, अपन अपना काम कर लेते हैं। रीजनल रूरल बैंक, आप जानते हैं IBPS इसके भी फॉर्म्स निकालता है। देखो, होते तो भैया ये भी कमर्शियल बैंक है, ये सेवा करने तो बैठे नहीं है, लेकिन इनको स्पेसिफिकली रीजनल रूरल बैंक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इनकी जो स्थापना हुई थी, इनका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, वो हुआ था केवल कहाँ पर? रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। ठीक है, थोड़े दिन में आप देखोगे इनका नाम रीजनल हट जाएगा, केवल रूरल बैंक रह जाएगा। ठीक है, उसके पीछे कारण है। देखो, पहले क्या था? पहले अजमेर का अपना खुद का एक रूरल बैंक था, जिसकी ब्रांचेस कहाँ तक सीमित थी? केवल अजमेर थी, बस, इसकी ब्रांच कहीं और थी ही नहीं। तो वो उसका नाम था अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, है ना, यानी अजमेर रीजनल रूरल बैंक। कोई बैंक अपना नाम हिंदी में रखता है, कोई बैंक अपना नाम इंग्लिश में रखता है, और जो नाम हिंदी में रखा जाएगा उसको इंग्लिश में भी वैसे ही पढ़ा जाएगा। तो अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। फिर देखा अजमेर के पास में भीलवाड़ा भी एक शहर है, वहाँ का था भीलवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दोनों को मर्ज करके क्या कर दिया गया? अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ताकि इनकी ब्रांचेस थोड़ी बढ़ गई। सही बात समझ में आई? फिर और ऐसे मतलब राजस्थान में बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक थे। तो करीब 10-12-15 साल पहले इनको केवल 2 बैंकों में कन्वर्ट कर दिया गया। एक था बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, और दूसरा था मरुधरा ग्रामीण बैंक। ठीक है, अब हाल ही में इन दोनों को भी खत्म कर दिया, इन दोनों को भी एक ही बैंक कर दिया, सिंगल बैंक, है ना। तो सरकार एक पॉलिसी लेकर आई कि 1 स्टेट 1 RRB, एक स्टेट में केवल एक ही RRB होगा। अब नया नाम क्या है? राजस्थान ग्रामीण बैंक। अब देखो, क्षेत्रीय हट गया भाई, आपको तो समझा रहा हूँ। अजमेर भीलवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। क्षेत्रीय मतलब जो एक लोकल एरिया में काम करते हैं। अब जो SG क्लासेस है, ये क्षेत्रीय है या ग्लोबल है या स्टेट लेवल पर है? क्षेत्रीय है, एक लिमिटेड एरिया में अपने ऑपरेशंस कर रहा है, तो केवल एक पर्टिकुलर रीजन में अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अब ये रीजन रूरल बैंक नहीं रहे, अब ये क्या हो गए? केवल और केवल रूरल बैंक हो गए। ठीक है, तो शुरुआत कैसे हुई थी कि भैया अजमेर में अगर एक बैंक खोल दिया जाए जो केवल गांव वालों को ही कैटर करेगा, जिसकी स्पेशलिटी होगी गांव वालों को कैटर करना। हाँ, इनको वोट चाहिए, इनका एक ही मकसद है, इनका ये मकसद मत भूलना, इनको देश बेचना है मेरे अकॉर्डिंग तो, है ना। वैसे ये पॉलिसी इनकी लाई हुई नहीं है, ये पॉलिसी तो IBA लेकर आता है या फिर RBI लेकर आता है, नाबार्ड लेके आता है। ये बड़े बड़े उच्च अधिकारी है जिनको लगता है कि वाकई देश में डेवलपमेंट होना चाहिए, वो ये काम करते हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि मान लो मैं किसान हूँ और मेरा खाता बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक में था, तो उसकी ब्रांच तो अजमेर में है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उसकी ब्रांच जयपुर में नहीं है। तो मान लो मैं कुछ भी खरीदारी करने, कोई ट्रैक्टर खरीदने, बीज खरीदने, खाद खरीदने जयपुर गया, तो मुझे बैंकिंग करने में परेशानी आ रही है। लेकिन अब क्या हो गया? अब जो बैंक अजमेर में है वही बैंक जयपुर में है, सेम एक बैंक हो गया, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक। तो फायदा हो गया। प्लस अगर मान लो आप यहाँ पर जॉब कर रहे थे, आपकी पोस्टिंग थी कहाँ पर? अजमेर में। आप रहने वाले कहाँ के थे? बीकानेर के। अब आप तो मर जाओ तो आपका ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि वहाँ तो कोई ब्रांच है ही नहीं। लेकिन अब क्या हो गया? ट्रांसफरेबल हो गया। आया समझ में? तो जब भी मर्जर्स होते हैं तब केवल और केवल फायदा होता है, नुकसान कभी नहीं होता। तो केवल और केवल फायदे के लिए ही हुआ। ठीक है भाई, कंफर्म? एक क्वेश्चन अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, क्वेश्चन को लिख लेंगे अपन, बाद में घर जाके कॉपी कर लेना कि बैंकिंग में ऐसा क्यों हुआ। बस, अब इस जगह कोई भी चीज़ फिट कर लेना आप। अगर कोई भी पूछे बैंकिंग में ऐसा क्यों हुआ, तो आपका फिक्स आंसर होना चाहिए कि बैंकिंग सिस्टम को
स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और दूसरा फ्रॉड रोकने के लिए। अब आप जो चाहो यहाँ पर फिट कर लो, क्वेश्चन चेंज कर दो, आंसर चेंज नहीं होगा। हाँ, ये एटलीस्ट दो रीजन है। हो सकता है वो काम करने के पीछे कोई तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां कारण भी हो। जैसे बैंकिंग में कौन कौन से रिफॉर्म्स हुए बताओ, हाल ही में बैंकिंग में हुए रिफॉर्म्स, जो चेंजेस हुए हैं वो बताओ, कोई 20 एक चेंजेस आ गए, याद आ गए कुछ चेंजेस? बताओ, बोलो भाई। नो इंट्रोडक्शन, नो फर्दर क्लास। बैंकिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और केवल और केवल इंटरेक्शन के माध्यम से ही चलेगा। नो इंटरेक्शन, नो फर्दर क्लास। हो सकता है आपको बाहर रहना पड़े। माइनस के अकाउंट मर्ज करेगा, क्यों हुआ? फ्रॉड रोकने के लिए। वरना क्या हो सकता था, माइनर के अकाउंट से माइनर पैसे निकाल लेता और बोलता मैंने तो निकाले ही नहीं, क्योंकि उस पर तो भारत का कोई कानून लागू ही नहीं होता। लेकिन वो माइनर जो 10 साल पहले माइनर था, आज माइनर नहीं है, उसके अकाउंट मर्ज कर दिए। और क्या सरकार आपको फिर बुद्धू बना रही है? पुरानी बोतल में, नई बोतल में पुरानी शराब बेच रही है। माइनर के अकाउंट तब से खुल रहे हैं जब माइनर माइनर नहीं हुआ करते थे, है ना? जब से बैंकिंग सिस्टम शुरू हुआ ना, तब से माइनर के अकाउंट खुलते हैं। और कोई रिफॉर्म? इस लड़की की तो अगली क्लास बिल्कुल पक्की है, वो तो अगली क्लास में बैठेगी। ऑनलाइन सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, कैशलेस सुविधा लेकर आ रहे हैं, कैशलेस करना चाह रहे हैं इकोनॉमी। ऐसा क्यों? बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और फ्रॉड, मैं कैश लेके जाऊंगा 10 लाख रुपए, बैंक चोरी होने के चांसेस भी तो है। जब मैं कैश लेके नहीं जाऊंगा तो चोरी ही नहीं होगी। 50 लाख मेरे घर पे कैश रखें, चोरी हो सकती है ना, लेकिन 50 लाख मेरे बैंक खाते में रखें, फ्रॉड रुक गया भैया, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो गया। तो 2-3 लोगों की सीट पक्की होगी, फूला की, गौरव की। ई-रुपीज आरबीआई ने इशू करना स्टार्ट कर दिया, बैंकिंग सिस्टम को फ्रॉड रोकने के लिए। चेक 90 डेज बाद में स्टेल चेक हो जाएगा, वो चेक एप्लीकेबल नहीं रहेगा, उस पर पेमेंट नहीं मिलेगा। किस लिए? बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और फ्रॉड रोकने के लिए। और झुंड में नहीं, झुंड में कौन आते हैं? रिपीट है, तुम्हारी सीट अनकन्फर्म्ड। और उसे इशू नहीं, उसे क्लियरिंग बोलते हैं। चेक हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएगा, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रांग हो गया, दूसरे व्यक्ति के पास जल्दी पैसे पहुंच गए, फ्रॉड होने से बच जाएंगे। और दूसरी ब्रांच से मिनिमम 20,000 रुपये निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? फ्रॉड रोकने के लिए, क्योंकि दूसरी ब्रांच वाले एम्प्लॉय ऑलमोस्ट आपको नहीं पहचानते हैं। क्योंकि जिस ब्रांच में मेरा खाता है वहाँ तो सब मुझे पहचानते ही है ना, वहाँ से तो मैं चाहूंगा जितने पैसे निकाल लूंगा, और दूसरी ब्रांच जाऊंगा तो मुझे 20,000 रुपये रेस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हो सकता है मैं सही पर्सन नहीं हूँ, तो बैंक को भी नुकसान होगा तो केवल 20,000 का ही होगा, और मेरे को भी नुकसान होगा तो केवल 20,000 का ही होगा। ऐसा क्यों होता है कि यूपीआई में जो पहला ट्रांजेक्शन करते हो, हाँ जी, नहीं, वो 2,000 ही किसी को भेज सकते हो, है ना? ऐसा क्यों भाई? मतलब जब गैलरी से आप स्कैन करोगे तब तो 2,000 ही क्यों भेज सकते हो? अगेन फ्रॉड रुक जाएगा भाई। मैं जानता हूँ मेरी माता जी पढ़ी लिखी तो है, पर उनमें फाइनेंशियल अवेयरनेस नहीं है। उनके पास मोबाइल तो है बड़ा, उनको वो समझ नहीं है कि किसको पैसे भेजने, किसको पैसे नहीं भेजने। तो मान लो कोई अनवांटेड कॉल भी आया, उसने किसी भी तरह उनको ट्रैप भी करने की कोशिश करी, उन्होंने वो क्यूआर कोड स्कैन भी कर दिया, तो भी कितने कटे? 2,000 ही कटे ना, वरना तो 1 लाख भी कट सकते थे। आया समझ में? चलो, तो कुछ लोगों की सीट कंफर्म हो चुकी है। हाँ जी, केवाईसी
वेरी गुड, तुम्हारी रिसीट कंफर्म। केवाईसी क्यों लेकर आए? बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, कि बैंक को मालूम है कि ये हमारा कस्टमर है, इसका नाम गौरव भारती है, हमारे पास इसका आधार कार्ड है, इसका एड्रेस है, कल को फ्रॉड करके भाग भी गया तो घर पे जाके पकड़ लेंगे। ठीक है। और दूसरा, फ्रॉड, पहले बैंक खातों में फोटोग्राफ नहीं ली जाती थी, पहले बैंक खातों में आइडेंटिटी कार्ड नहीं लिया जाता था, तो पता ही नहीं है। ये पहुंच गया सुमित गोयल, एड्रेस एसजी क्लासेस A1 विष्णु हिल टाउन, 50,000 बैंक से चुराए भाग गया, पुलिस मेरे को पकड़ रही है, क्योंकि इसने वहां पे क्या नाम लिखाया, ये है केवाईसी। डॉट बैंक भी हो चुका है .com की। हाँ 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 हाँ, रुको 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 रुको, अभी तो नहीं हुआ भाई, तुम्हारी सीट कंफर्म कल नहीं मिलेगी तुम्हारी। ये डोमेन चेंज होने की बात चल रही है, और डोमेन चेंज होने की बात क्यों चल रही है? क्योंकि डोमेन अगेन जो सब समझते हैं www है ना, वर्ल्ड वाइड फेडरेशन या वर्ल्ड वाइड वेब, तो ये होता www शुरू है, बीच में कुछ भी लिख दो, लास्ट में किस पे खत्म होता है .com। दिस शोज की ये कॉमर्शियल वेबसाइट है। .gov मतलब, और .in मतलब इंडिया की वेबसाइट है। .us मतलब यूएस में है। ऐसे ही मान लो .बैंक अगर आ गया तो फ्रॉड होने थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो क्या होता है, एक्चुअली ये .बैंक लेना मुश्किल है ना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह के आपको एड्रेसेस इशू करता है, वो .com तो बाय डिफॉल्ट सबको इशू कर रहा है, .gov भी सबको थोड़ी इशू करेगा। अब गवर्नमेंट होंगे तो आपको इशू होगा। तो जब आप विजिटर हो किसी वेबसाइट पे विजिट कर रहे हो, ये सतर्कता, ये अवेयरनेस तो आप में होनी चाहिए कि वेबसाइट का पूरा एड्रेस पढ़ लो। तो अगर .gov लिखा है इसका मतलब बिल्कुल सेफ वेबसाइट है, और .gov नहीं लिखा मतलब फ्रॉड है या फ्रॉड हो सकता है। लेकिन अब मान लो वेबसाइट नहीं हो गई कि SBI.बैंक, खेल खत्म। अब आपको मालूम है आप बिल्कुल सही वेबसाइट पर विजिट कर रहे हो। आया समझ में? कंफर्म। चलो, तो ये व्यवस्था भी क्यों लाएंगे? फ्रॉड रोकने के लिए और बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई भाई? बढ़ जाए इसके आगे। और क्या लिखा? सैलरी, अच्छा बैंक तो छूट गए अपने यार, बहुत आगे चले गए हम तो। फिर स्मॉल फाइनेंस बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों बनाए गए? क्योंकि सरकार को लग रहा है कि धीरे 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 क्या हो रहे हैं, हमने सारे के सारे बैंक तो मर्ज कर दिए, है ना। पहले तो मतलब 100, 200, 200 प्लस बैंक भारत में थे। फिर नेशनलाइजेशन किया गया, पहली बार किया गया 1969 में, फिर दूसरी बार किया 1980 के अंदर। बीच बीच में एक एक दो दो छोटे और होते रहे। तो 14 बैंक यहाँ करे, 6 बैंक यहाँ करे, बैंक कितने हो गए? 20। लेकिन बताओ इस बार IBPS RRB में या फिर IBPS में कितने बैंक पार्टिसिपेट कर रहे हैं? केवल 11। तो और बैंक मर्ज कर दिए ना। तो अगर बैंक मर्ज करते जाएंगे तो बैंक मर्ज क्यों कर रहे हैं? अगेन बैंकिंग सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए, फ्रॉड रोकने के लिए। सिंपल सी बात है। तो बैंक मर्जर करने से फायदा क्या हो रहा है? वही फायदा हो रहा है कि पहले ट्रांसफर थोड़े मुश्किल थे, अब ट्रांसफर थोड़े इजी हो गए हैं। और कस्टमर के पास, जैसे मान लो अगर मैं बात करूं कि मेरा खाता पहले विजया बैंक के अंदर था, विजया बैंक की अजमेर में एक ही ब्रांच थी, सेंट फ्रांसिस अस्पताल के पास। तो अगर मुझे कोई भी ट्रांजेक्शन करना है तो मुझे वहीं जाना था। लेकिन अब वो बैंक किसमें आके मर्ज हो गया? बैंक ऑफ बड़ौदा में, है ना। ऐसे एक और बैंक था देना बैंक। देना बैंक की 2 ही ब्रांचेस थी, एक ADA के अंदर थी, अजमेर, अजमेर डेस्ट्रॉयमेंट अथॉरिटी। देखा होगा ना आपने ऑफिस, ADA नहीं देखा आपने? रेवेन्यू बोर्ड के सामने है अजमेर डेस्ट्रॉयमेंट अथॉरिटी, वहीं पर था। एक वो था और एक आगरा गेट पे था। 2 ही ब्रांचेस थी। तो मान लो मेरा खाता देना बैंक में है तो मुझे यहाँ से वहीं जाना पड़ेगा ना। लेकिन जैसे ही तीनों बैंक मर्ज हुए, अब मेरे नियरेस्ट ब्रांच कौन सी हो गई? मेरे नियरेस्ट ब्रांच है DRM ऑफिस, सबसे सेफेस्ट ब्रांच, जहाँ ग्राहक जाते ही नहीं है। क्योंकि वो बनी ही किसके लिए है? रेलवे वालों को कैटर करने के लिए। तो जितने लोग DRM ऑफिस में सर्विस कर रहे हैं या रेलवे में सर्विस कर रहे हैं, वो सब वहाँ पे अपना अकाउंट खुला लेते हैं। तो बैंक का भी बढ़िया काम चलता रहता है। मेरे हिसाब से 7-8 लोगों की ब्रांच है, दिन भर बैठे ही रहते हैं।
मतलब बहुत ज़्यादा वर्कलोड उनके ऊपर नहीं। फिर जब मैं वहाँ जाता हूँ तो मैं कार लेके जाऊँगा तो उनको कार पार्किंग बहुत सारी मिल रही, पार्किंग ही पार्किंग, को रोक टोक ही नहीं। इससे पहले मेरा जो अकाउंट था, मेरा अकाउंट था पोस्ट ऑफिस, देखा आपने जीपीओ, है ना, जो हेड पोस्ट ऑफिस है उसके सामने एक ब्रांच है। भाई मुझे 15 मिनट जाने में लगते थे, 25 मिनट पार्किंग में लगते थे, फिर 15 मिनट आने में लगते थे, है ना। भले ही काम मेरे को साइन ही करके आना था, मेरे को तो पार्किंग का समय बच गया ना। मैं यहाँ जाता हूँ, मुझे हार्डली 5 से 7 मिनट लगते हैं, गया काम हो गया, 5 से 7 मिनट में वापस आ गया। तो पार्किंग की झंझट नहीं है, तो मेरे लिए सुविधा हो गई ना। तो बैंक मर्जर करने से क्या हो रही है, कस्टमर को भी सुविधा हो रही है और बैंक को भी सुविधा हो रही है। मतलब जो छोटे छोटे बैंक थे, विजया बैंक या फिर देना बैंक, ये कॉम्पीट नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा फंड या ग्राहक नहीं थे। मान लो ये लोन दे रहे थे 10% पर, तो वही लोन एसबीआई दे रहा था 9% के ऊपर। तो बताओ, अब आप लोन सस्ता लोगे या महंगा लोगे? फिर आप क्यों जाओगे विजया बैंक के पास या देना बैंक के पास, जबकि सभी सरकारी बैंक है। तो आप तो एसबीआई के पास जाओगे। लेकिन अब जैसे मर्ज हो गए, अब कॉम्पीट कर पा रहे, क्योंकि अब बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज हो गया। तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी क्या है, बड़ा बैंक है। आया समझ में? लेकिन सरकार को ये भी तो खतरा है कि अगर इस स्पीड से सरकार बैंक कम करती रही, कम करती रही, कम करती रही, लास्ट में एक ही बैंक बचा, उसने अपनी मोनोपोली कर दी। तो सरकार को नए प्लेयर्स भी तो खड़े करने हैं। आया समझ में? सरकार को नए प्लेयर्स भी खड़े करने हैं। तो सरकार ने क्या करा, एकदम से लाइसेंस नहीं दी कि तुम्हारा बैंक नहीं मिलेगा, तुम्हारे को पहले मिलेगा पेमेंट बैंक। पहले क्या मिलेगा, पहले तुम पेमेंट बैंक बनोगे। जब पेमेंट बैंक मतलब जो केवल पेमेंट करने के काम आता है, इसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होती है। ठीक है, बस आप इससे पैसे लेन देन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बड़ी बेवकूफ़ी से भरी स्कीम लगती है, लेकिन सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल ठीक है। कि मान लो मेरा खाता बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर है, अब मैं एयरटेल पेमेंट बैंक्स में अपना अकाउंट खुलाऊंगा। जब ब्रांच नहीं है तो अकाउंट कैसे खुलाऊंगा? ऑनलाइन। पैसे कैसे भेजूंगा? ऑनलाइन। और वो उन पैसों को निकालूंगा कैसे? तो ये सब काम तो मैं बीओबी से भी कर सकता था। तो मैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के पास क्यों जाऊंगा? फिर एयरटेल पेमेंट बैंक ने मेरे को स्कीम देनी शुरू करी कि देखो भाई, बैंक ऑफ बड़ौदा तो आपको 3% ब्याज देता है, हम आपको 6% ब्याज देंगे। मेरे को लगा ठीक बात यार, ये तो जो मेरे पैसे 1 लाख रुपए पड़े ही हैं, वो यहाँ नहीं पड़े होके वहाँ पड़े रह जाएंगे। तो 1 लाख पर, अरे यार बहुत जल्दी बोल गया। किसी एक आधा से तो पूछे। चलो देवांश, बताओ क्या क्या रेट बताई मैंने? इससे प्रीवियस सेंटेंसेस के अंदर मैंने क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बताई, कौन मुझे कितना ब्याज दे रहा है। गुड, बैठ जाओ। तो बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे 3% दे रहा है और एयरटेल मुझे 6% दे रहा है। तो कितने परसेंट मुझे फ़ायदा हो रहा है? 3% मुझे फ़ायदा हो रहा है। बताओ, पनवार 1 लाख पे 3% कितना हो जाएगा? भाई साल का 3 हज़ार का फ़ायदा हो रहा है ना भाई। मेरे बाप का जा क्या रहा है, यहाँ से वहीं तो मेरे को पैसा शिफ्ट करना था, मैं निकला तो शिफ्ट कर दिया। अब ये देखा गया कि भैया जो पहले पेमेंट बैंक बनाए जाएंगे, उन पेमेंट बैंक को सक्सेसफुली ऑपरेशन करने के बाद में किसमें प्रमोट किया जा सकता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक में। नाम से दिख रहा है ना, इसके पास अपनी कुछ लिमिटेशन है, इसके पास वो सारी पावर्स नहीं है जो कि कॉमर्शियल बैंक के पास में है। लेकिन अगर ये इसमें भी सक्सेसफुल हो गया तो कॉमर्शियल बैंक में प्रमोट कर देंगे। तो मान लो अगर लास्ट में 2 ही बैंक बचे कि बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई, उन्होंने दादागिरी शुरू कर दी। सरकार के पास और बहुत सारे नए प्लेयर्स हैं ना, खट से प्रमोट करके 10 बैंक और हो गए। आया समझ में? तो ये बिल्कुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है। और आप समझ गए, इतनी गहरी सोची समझी वेल प्लानिंग सफेद दाढ़ी वाला बाबा तो नहीं कर सकता, है ना। इसमें तो एक ही लक्षण है, खाओ और भागो। चलो, तो सरकार के पास जो बहुत सारे नुमाइंदे हैं या फिर बहुत सारे अफसर्स हैं, वो बढ़िया से काम कर, ठीक है। लोकल एरिया बैंक क्या होते हैं, जैसे आपने देखा कि रीजनल रूरल बैंक थे, वैसे ये रीजनल की जगह लोकल लिखा हुआ है। लोकल का मतलब भी तो लिमिटेड एरिया ही कवर होता है। जैसे अजमेर में लोकल एरिया बैंक आपको मालूम है कहाँ है? यह है नीति मार्ग पे। नीति मार्ग जानते हो? लॉयंस क्लब चौराहे सर्किल देखा आपने? जहाँ फायर ब्रिगेड का ऑफिस है ना। उसी लाइन से अगर आप आओगे वापस जयपुर रोड की तरफ, जहाँ कोर्ट से होता हुआ रास्ता आता है, मस्जिद है एक, उसके सामने की तरफ एक गली जाती है, उसे बोलते हैं नीति मार्ग।
बिल्कुल पतली सी गली है, उसके अंदर जाकर के लोकल एरिया बैंक। तो वो केवल और केवल किसको कैटर करने के लिए है? अजमेर के। तो जिसको कुछ काम है, लेकिन वहाँ से बहुत सारे सरकारी काम आसानी से हो जाते हैं। मान लो सरकार कोई स्कीम लेकर के आई, अब सोचो वहाँ खाता तो खुला ही नहीं रहा है, तो वहाँ के एम्प्लॉय बैठे बैठे क्या करेंगे? तो सरकार धीरे धीरे कोई ना कोई काम देती रहती है। जैसे मैंने आपको पहले भी कभी ना कभी बताया होगा कि सीआरपीएफ में हर साल इतने हजारों जवान भर्ती हो रहे हैं। क्या काम करते हैं? गड्ढा खोदते हैं, फिर गड्ढे को भरते हैं, फिर उसी गड्ढे को अगले दिन खोदते हैं, उसी को भरते हैं, उसी को खोदते हैं, उसी को भरते हैं। और वेल डिसिप्लिन्ड है, वेल डिसिप्लिन, रोज यही काम कर रहे हैं, पता नहीं कब तक करेंगे। रोज भाग रहे हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, पता नहीं कब तक भागेंगे, क्योंकि वो जानते हैं ये जो डिसिप्लिन है रोज भागने का, एक दिन उनकी जान बचाने के काम आ जाएगा, जब उनको सबसे ज्यादा उस बात की जरूरत होगी। उनका रोज का यही काम होता है। तो सरकार कोई ना कोई काम दे ही देती है। मान लो कोई भी सरकार ने नई स्कीम लॉन्च करी कि भाई किसानों को, टिक टैक भाई प्लीज बंद कर दो, पेन रख दो। तो सरकार ने मान लो कोई नई स्कीम लॉन्च करी भी किसानों को हम तो 100 रुपये महीने के देंगे, तो नगद तो देंगे नहीं, बैंक खाते में देंगे, तो बैंक का खुलाना पड़ेगा लोकल एरिया बैंक में, खाता का खुलाना पड़ेगा लोकल एरिया बैंक में। और लोकल एरिया बैंक में इस तरह किसान पहुंच जाएंगे तो उनके पास काम हो गया ना, उनको सरकार कोई ना कोई काम देती रहती है। अब लगभग लगभग लोकल एरिया बैंक की रिक्वायरमेंट खत्म सी होती जा रही है। तो थोड़े दिन में हम क्या देखेंगे, ये सब खत्म हो चुकी होंगी, किसी और बैंक के अंदर इनको मर्ज कर दिया जाएगा। फिर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटियां होती है, आपने देखा होगा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, अब अर्बन से ही मालूम है, अर्बन एरिया के लिए है। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इनके बारे में हम सबसे अभी और फर्दर डिस्कस करेंगे। अब आते हैं क्या, सैलरीज अंडर बैंक। ये भी लगभग लगभग कोऑपरेटिव बैंक ही होते हैं, लेकिन ये पहले बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, अभी बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे दूसरे कमर्शियल बैंक आ गए, इसलिए इनकी पॉपुलैरिटी लगभग खत्म सी हो गई। आर एस अग्रवाल का नाम सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना है? यस, आर एस अग्रवाल जी की बुक आती है, तो कल एक बिल्कुल हैकरचंद राम के समय आया था, उसको बड़ा अधिकारी बता रहा था, उसको अपनी भतीजी को पढ़ाना था। तो लगभग 7:30 बजे की बात होगी, आर एस अग्रवाल से पढ़ना है, बस बच्ची आर एस अग्रवाल से पढ़ेगी, हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। सब आर एस अग्रवाल तो गुजरे जमाने की बात हो गई। आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन बहुत जमाने पहले आया करते थे, किसी जमाने में मैं भी उनकी किताब का फैन था ना, वो मैंने नोट देख ले तो मेरे फैन हो जाए। इस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन हमने ऐड कर रखे हैं, तो वो स्टैंडर्ड तो उनका कब का बीत चुका, यानी उनकी एक चैप्टर में हार्डली 50 और लास्ट 100 क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे तो शुरू ही 500-600 से होते हैं ना, जिसमें लास्ट तक आते आते तो अरे भाई ये आता है चला जाता है, हमारे को समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, फिर घर जाके समझना पड़ता है ना कि अच्छा एक बार और करते हैं, चलो वीडियो देख के समझते, कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है। ये तो गुजरे जमाने की बात हो गई। वैसे ही जो सैलरीज अर्नर्स बैंक हैं, ये भी गुजरे जमाने की बात हो चुकी। ठीक है, कैसे होता था, मान लो अजमेर में रेलवे का कारखाना है ना, कैरिज वर्कशॉप है, लोको वर्कशॉप है, वहाँ पर एक साथ 500, 1000, 2000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। उनको अगर वहीं पर बैंक खाते की सुविधा दे दिया, सबके सब बैंक खाता खुला लेंगे। ऐसा ही हुआ, बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक ऐसे हो गए जिन्होंने काम करना शुरू कर दिया। एक साथ बहुत सारे अकाउंट भी मिल गए, उन्हीं लोगों को लोन भी दे रहे हैं, उन्हीं का पैसा उन्हीं को लोन दे रहे हैं। यही तो बैंक का काम है। तो उनकी अर्निंग भी अच्छी शुरू होनी शुरू हुई, लेकिन वो लिमिटेड था। लिमिटेड मतलब बना ही किसके लिए है, केवल और केवल सैलरी वालों के लिए बना है। दूसरा, बाहर का कोई व्यक्ति आके उसमें खाता नहीं खुलाएगा। मान लो अपन ऐसा माने कि सामने की तरफ ही रेलवे का कैरिज वर्कशॉप है और वहीं पर एक बैंक खुल गया, कोई भी एबीसी कोऑपरेटिव बैंक खुल गया। अब मैं यहाँ रहता हूँ, मैं जाऊँगा बैंक खाता खुलाने, मेरे को मना कर देंगे कि नहीं भाई आपके लिए है ही नहीं, आप यहाँ पर खाता कब खुला सकते हो जब आप रेलवे के एम्प्लॉय हो और यहीं पर आपकी सैलरी आनी, तो उनका मेरे से लेना ही नहीं। तो लिमिटेड लोगों को ही कैटर करने के लिए बनाए गए। ये सारी बात समझ में आ गई। तो ये जो हम पीएसएल पढ़ रहे हैं, पढ़ तो हम क्या रहे हैं, चलो वेरी गुड। तो लास्ट में राजेश्वरी पीएसएल की फुल फॉर्म। वो आप मेरी क्लासेस मिस कर रहे हो कनिष्का मैथमेटिक्स की।
दीक्षा 80। हाँ, मेरी क्लासेस मिस कर रहे हो आप, बंक कर रहे हो? कौन कौन सी? ठीक, कब खत्म हुआ? फुल फॉर्म। पब्लिक सेक्टर। दो तो इसमें वर्ड सही बोल रहे हो, एक गलत बोल रहे हो। हाँ जी। एनीवन एल्स? साहू। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, इसकी दो अलग अलग फुल फॉर्म है। एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग और एक एल फॉर या फिर ए फॉर, इन सब का एक ही मतलब है। एडवांस और लोन में फर्क समझ में आ गया भैया? तो सैलरी, हाँ, कुछ आउट है। सोसाइटी बढ़िया कंसेप्ट होता है ना। दो तरह से सोसाइटी या फिर इसे बोलते हैं वीसी, ये चलती है। सोसाइटी देखो क्या होता है, जो किटी पार्टी होती है ना, वो बेसिकली एक सोसाइटी होती है। ठीक है, तो अपन किटी पार्टी को किटी ग्रुप। अब क्या हुआ भैया, ये सोशल एक ग्रुप बन गया। एक कॉलोनी की 20 महिलाएं, है ना, यंग से लेकर बुढ़ी तक इसमें शामिल हो गई, है ना। और चूंकि वो एक ही कॉलोनी में रहते हैं, तो आप देखोगे कि एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों का आय का स्तर, रहन सहन का स्तर लगभग एक जैसा होता है ना। क्योंकि भाई मैं मकान वहीं खरीदूंगा जहां मुझे लगेगा भाई यहाँ पर हम मेरी लोकेलिटी के, मेरी जान पहचान वाले, मेरे स्टैंडर्ड के लोग रहते हैं। ठीक है, अब मान लो मैंने कहीं ऐसी जगह मकान ले लिया, तो मैं तो सुबह सुबह क्या कर रहा हूँ भाई, 5 बजे हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ या सुंदरकांड का पाठ कर रहा हूँ, और पड़ोसी वैसे डीजे चला रहा है और मना कर रहा हूँ तो बोतल फेंक के मार रहा है कांच वाली। मैं नहीं रह पाऊंगा ना वहाँ पर, मैं कॉपरेट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो मैं ऐसी जगह मकान लूंगा। तो 20 महिलाएं एक लोकेलिटी की आपस में मिल गई, हो सकता है एक गली, दो गली, या फिर पूरी कॉलोनी के अंदर अलग अलग रहती हो, और उस कॉलोनी के अंदर ऐसे 50 किटी ग्रुप होंगे। तो इन्होंने एक अनऑफिशियल किटी ग्रुप बना लिया। इन्होंने ये तय करा कि हम 1000 रुपीज पर मंथ इस किटी में फंड करेंगे। ठीक है, बताओ महीने के कितने हो गए? 20,000 रुपये हो गए। ठीक है, इसमें अलग अलग दो सिस्टम होते हैं। पहला सिस्टम बिल्कुल फेयर परचेज सिस्टम हो गया। ठीक है, और दूसरा सिस्टम नीड सिस्टम हो गया। अब मान लो 20 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, ABCDEFG। बताओ 20वां नाम क्या होगा? टू कप टी। हाँ, ए से लेकर टी तक 20 महिलाएं इसके अंदर मिल गई, उन्होंने अपनी किटी बना ली और 20 लोगों के नाम उस पर्ची में डाल दी। ये पर्ची एक बार ही बनती है, ध्यान रखना, दोबारा कभी पर्ची नहीं लिखी जाएगी। ये 20 पर्ची डाली, इस डब्बे के अंदर डाल दी, और कोई भी एक पर्ची निकाल दी। मान लो सी नाम की महिला की पर्ची निकल गई, तो सी नाम की महिला को 20,000 रुपये दे दिए जाएंगे। ठीक है, और ये पर्ची यहाँ से फाड़ दी गई। अब अगले महीने जब वापस किटी होगी, इसमें पर्चियाँ कितनी है? देंगे, देगी हर महीना वापस 1,000। सी को भी 1,000 रुपये देने और बाकी सबको भी 1,000 रुपये देने। ठीक है, तभी दे देंगे। तो अगली बार मान लो एफ की पर्ची निकल गई, कभी जी की पर्ची निकल गई, ऐसे करके 20 महीने में हर एक महिला की पर्ची निकल जाएगी। तो सिंपल। तो सबके पास 20,000 रुपये एक साथ आ गए। अब फर्क ये हो सकता है कि किसी के पास पहली बार में ही आ गए, है ना, तो 20,000 रुपये बैंक में जमा करा करके उस 20 महीने का ब्याज उठा सकता है, फायदा हो सकता है। और जिसकी आखिरी में खुली वो, उसको तो 1,000 रुपये जमा कराने का ब्याज भी नहीं मिला। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब एक होती है एज पर नीड। 20 महिलाएं एक ही किटी ग्रुप क्यों बना रही है? अब आपको मेरे हिसाब से खिड़कियां खोल देनी चाहिए, कम से कम ये बीच वाली खिड़कियां तो खोल दो भाई। अब ये 20 महिलाएं आपस में किटी क्यों बना रही? क्योंकि सबको एक दूसरे पर विश्वास है। तो मालूम पड़ा कि तीसरे महीने ऐसा हुआ कि जो के नाम की महिला है वो बोलती है कि सर मेरे को तो बहुत जरूरत है पैसे की। सबने मिलकर म्यूचुअल कंसेंट से डिसीजन लिया, बार पर्ची नहीं निकालेंगे, और ये सारे पैसे डायरेक्ट ही किसको दे देते हैं? के को दे देते हैं। तो अमूमन जितनी किटी चलती है वो मिक्सअप में चलती है, पर्ची प्लस नीड। ठीक है भाई, अगर किसी को भी नीड नहीं है तो क्या करेंगे? पर्ची निकाल लेंगे, और किसी को नीड है तो पहले उसको दे देंगे, खत्म काम। तो है तो सब आपस में फ्रेंड्स ही ना,
ऐसे किसी का कोई ना कोई काम निकल गया। अब आप इसको छोटे स्केल पे देख रहे हो 1,000 रुपये पे, आप ऐसा मान के चलो कि भाई ये किटी 1,000 रुपये नहीं की, 5,000 रुपये की होती तो 1,00,000 रुपये मिलते ना। तो 1,00,000 रुपये आज की तारीख में, हाँ मुझे मालूम है बीजेपी गवर्नमेंट है, बहुत महंगाई, लेकिन फिर भी 1,00,000 रुपये की काफ़ी वैल्यू है। 1,00,000 रुपये में हम बहुत सारे व्यापार भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है, बहुत लोगों की मदद भी कर सकते हैं। तो वो एज पर नीड सिस्टम हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? अब इसमें जो सोशल पुट आता है, वो सोशल पुट क्या आता है कि जिस महिला की पर्ची निकलेगी या जिसको ये पैसे दिए जा रहे हैं, वो अपने घर पे एक पार्टी का आयोजन करेगी, जिसे बोलते हैं किटी पार्टी। तो सब लोगों को अपनी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अल्पाहार भी करा सकती है और पूर्णाहार भी करा सकती है, यानी नाश्ता भी हो सकता है और खाना भी हो सकता है, वो उसकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। तो उसको उस दिन सब महिलाओं को अपने घर पे बुलाएगी और इस तरह की पार्टी का आयोजन होगा। आ गया समझ में? इससे दूसरा फायदा क्या हो रहा है? तो सोशल गैदरिंग वाला फायदा है कि जब 20 महिलाएं है ना एक साथ मिलेगी, तो हो सकता है कि किसी महिला को दूसरी महिला को देख करके कुछ नई चीज सीखने को मिले कि अच्छा कि तो अपने पति को बेलन नहीं चकले से मारती है, अपन भी अपने पति को अब से चकले से मारेंगे। पॉसिबल है ना? किसी ने देखा यार ये महिला तो बढ़िया बढ़िया किताबें पढ़ती है, तो उसने किताबें पढ़ने का शौक पाल लिया। तो जितने लोगों से आप मिलते हो उनके बारे में जानते हो, है ना, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हो, अच्छा या बुरा दोनों। जैसे मेरा एक फ्रेंड है, वो पुष्कर रहता है, जब भी मैं कभी परेशान होता हूँ कि यार मुझे ये वाला काम कैसे करना है, मैं तो उसको मेरे पास बुला लेता हूँ, है ना, अजमेर इनकम टैक्स में है वो, या फिर मैं उसके पास चला जाता हूँ, मैं उसको मेरी पूरी पूरी परेशानी समझाता हूँ और मुझे 1 2 3 4 उपाय बता देता है और मैं झट से चारों काट देता हूँ। मैंने ये हमेशा गलत बताता है, अब मैंने कहा ये 4 तो मुझे फॉलो नहीं करना है, अब मैं इन 4 पे सोचना बंद कर देता हूँ। तो हम कई बार नेगेटिव चीज़ों से भी सीखते हैं, यार मुझे ये वाला काम नहीं करना है और मुझे ये वाला काम करना है, तो सोशल गैदरिंग हो जाती है। आगे बात समझ में? ये कहलाती है किटी ग्रुप, या फिर इसे आप सोसाइटी भी बोल सकते हो। लेकिन अब मान लो इसी वाले काम को मान लो कुछ पुरुष मिलके कर रहे हैं, या फिर कमर्शियली इस काम को किया जा रहा है। तो जब कमर्शियली इस काम को किया जाता है तो इसे बोलते हैं वीसी। क्या बोलते हैं? और इसको कई बार बीसी भी बोलते हैं, ठीक है। वैसे सही नाम है वीसी। वीसी स्टैंड फॉर वॉलेंटियर कैश, ठीक है। मतलब आप अपनी इच्छा से ये कैश ले सकते हो, वही एज पर नीड, एज पर नीड। तो जो किटी है वो वीसी का ही एक प्रकार है, लेकिन सरकार ने क्या है वीसी, या फिर इसे चिट फंड भी बोलते हैं, क्योंकि पर्ची निकालते हो चिट निकाल रहे हो, किसी को चिट फंड भी बोल सकते हैं। तो सर आप जानते हो अनुराधा को, तो जानती हो ना, 21 दिन में पैसा डबल करती है, ठीक है। अनुराधा को कितने लोग जानते हैं? अनुराधा को पिक्चर नहीं देखी, हेरा फेरी देखिए ना। तो चिटफंड कंपनी तो थी ना वो, इस तरह से लोगों को बुद्धू बनाने के काम को चिटफंड कंपनी ही बोल देते हैं, ठीक है। अब सरकार ने इस तरह की कंपनियों पर बैन लगा रखा है और सरकार समय समय पर सूचित भी करती रहती है कि भैया इस तरह के बहकावे में नहीं आए। अब थोड़े दिन में आप देखोगे सरकार कोचिंग इंडस्ट्री पे भी बहुत सारे बढ़िया बढ़िया अमेंडमेंट लेके आने वाली है कि 2 महीने में बने जीरो से हीरो, इन सब पे बैन लगेगा। ये सब भ्रमित करने वाले विज्ञापन है कि 1.5 महीने में बने बैंक पीओ। हाँ, अरे इस तरह के विज्ञापन दिन रात यूट्यूब पे चल रहे होते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं। कोई एक टीचर मेरे सामने आ जाए और वो मुझे ही जीरो से हीरो बना दे किसी भी सब्जेक्ट में 1.5 महीने में, अब जैसा वो कहेगा वैसा मैं पढ़ूंगा। तो 1.5 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में एक सब्जेक्ट को भी पार पाना आसान नहीं है ना। रोजाना उसकी दिन रात पढ़ाई करते रहें तो भी जीरो टू हीरो बनने की बात ही नहीं है। और बहुत सारे लोग आप देखते हो फॉल्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से इतने सिलेक्शन हो गए, कि 2016 से लेकर 2025 तक हमने 60 आईएएस निकाल दिए, रजिस्ट्रेशन 2023 का है। सरकार ने पेनल्टी लगाई है भैया, 1-1 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए पेनल्टी लगाई है इस तरह के भ्रामक विज्ञापन देने पर। आया समझ में? सबसे टफेस्ट नहीं, सबसे इजीएस्ट एग्जाम होता है आईएएस का, लेकिन उसमें कंपटीशन सबसे ज़्यादा टफेस्ट होता है। कारण वैकेंसी होती ही कितनी है, 500-700, उसमें से भी काम की होती है 150-200, जो आपको बढ़िया रैंक मिलती है। तो अब वो हर साल आप देखो कि दिल्ली के इंस्टीट्यूट अखबारों में निकाल देते हैं, इस साल हमने 40 आईएएस बना दिए, दूसरा 80 बता रहा है, और ऐसे 500 इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, सबने 40-40 निकाल दिए, इसकी तो वैकेंसी नहीं थी, है ना। इस तरह के फ्रॉड चल रहे होते हैं, ठीक है भैया। तो अब देखो, जब ये कमर्शियली होती है, जब ये डोमेस्टिक थी,
इसमें किसी का फायदा नहीं था। मान लो ये लड़की आई फर्स्ट सिटी में, इसने कहा भाई मुझे पैसे की नीड है, मुझे 1 लाख रुपए दे दो। सिंपल है। अब ये भी हो सकता है कि सेकंड वाली किटी के अंदर ये लड़की आई, सबने मिलकर कंसेंट दे दी इसको पैसे दे दो, और इन दोनों में से किसी एक लड़की ने अगले महीने किटी छोड़ दी और पैसे देने बंद कर दिए। 1,000 का नुकसान सबका हो गया। 1,000 का नुकसान सबका हो गया। अब तीसरे महीने मान लो इस लड़की की पर्ची निकली तो उसको 19,000 ही मिलेंगे, क्योंकि एक लड़की ने तो किटी छोड़ दी। दैट्स अ रिस्क है इसके अंदर, सोशल रिस्क है। और हम उसी व्यक्ति को इस किटी में शामिल करेंगे जिस पर हमारे को विश्वास होगा। अभी बात समझ में? जिसमें हम ये भी कर सकते हैं कि भैया अगर ये व्यक्ति पैसे नहीं भी चुकाता है तो भी हम सब्र कर लेंगे, इससे पैसे मांगने लड़ाई झगड़े करने नहीं जाएंगे। ऑल डन। अब इसका कमर्शियल रूप होता है वीसी। वीसी मतलब वॉलेंट्री कैश, वॉलेंट्री स्पेलिंग एक बार आप देख लें, वॉलेंट्री। इसमें थोड़ा सा सिस्टम बहुत अलग होता है। मान लो इसमें 20 आदमी मिल गए, 20 पर्सन इसके अंदर शामिल हो गए, और 1,000 रुपये का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो पैसे कितने हो गए? अगेन पर्ची सिस्टम भी हो सकता है। तो पुरुषों की भी किटी हो सकती है, महिलाओं की भी किटी हो सकती है, लेकिन जब इसको कमर्शियली डील किया जाता है, एक व्यक्ति जैसे कि गौरव ने कहा भैया मैं ये वीसी शुरू कर रहा हूँ, तो उसने पहले अपने को मिला करके 19 लोग एक्स्ट्रा, टोटल 20 लोग ढूंढ लिए। एक रवि को ले लिया, किसको ले लिया, सबको लेके 20 लोग हो गए। अब 20 लोग डे 1 पर, जैसे भाई आज तय हो गया कि आज 28 नवंबर 2025 को ये वीसी शुरू हो रही है। उस दिन है ना ऑक्शन होगा। क्या होगा? अब ये फर्स्ट बारी काम हो रहा है, तो ऑक्शन होगा। इस ऑक्शन में कौन कौन शामिल होगा? 19 लोग एक्सेप्ट गौरव भारती, तो ये तो ओनर है इस वीसी का। बाकी 19 लोग अपनी जरूरत अनुसार बोली लगाएंगे। जैसे बोली जनरली शुरू होती है परसेंटेज के फॉर्म में। किस फॉर्म में? क्योंकि 20 महीने की वीसी है, ठीक है। अभी वीसी खत्म होने में 19 महीने बाकी है। मान लो 1% ब्याज लगाया जाए, 19% ब्याज, इसका 19% ब्याज हो जाएगा 3,800 रुपये। तो 3,800 से बोली शुरू होगी, ठीक है। अब इस लड़की को लगा मुझे पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, तो बोलेगी 3,900 रुपये। उसको लगा कि यार मुझे पैसे की ज़्यादा जरूरत, तो बोलेगा 4,000 रुपये। किसी को और ज़्यादा जरूरत होगी तो 4,100, 4,500 हाईएस्ट बोली चलेगी। 4,500 का मतलब क्या हुआ कि 20,000, चलो इजी करने के लिए ना 5,000 कर लेते हैं। 5,000 पे बोली छूट गई, बचे पैसे कितने? 15,000 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 750। हर व्यक्ति को इस बार 1,000 नहीं देने हैं, हर व्यक्ति को 750 ही देने, इंक्लूडिंग दिस गर्ल। इससे भी 750 लिए जाएंगे। अब मिला के कितने हो गए? 15,000। वो इसको वापस दे देंगे। अब ये 15,500 रुपये लेने के एवज में पैसे चुकाएगी कितने? नहीं 20 नहीं, कुछ कम, ठीक है। अब क्या होगा भैया? अगली बार ऑक्शन कब शुरू होगा? 28 दिसंबर को। जिस ऑक्शन में ये शामिल नहीं होगी, तो ये तो अपने पैसे ले चुकी है ना, तो अगली बार ऑक्शन किससे चालू होगा? 18% से चालू होगा। वही 20,000 का 18% कितना? 3,600 रुपये। फिर वापस बोली लगनी शुरू हुई। सॉरी मैं गलती कर रहा हूँ, सेकंड ऑक्शन नहीं होता है। दिस अमाउंट गोज टू इन फुल टू द ओनर। गौरव भारती को पूरे 20,000 रुपये दे दिए गए। ये बोलेगा मैं ऑक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, सेकंड जो है पूरे पैसे मेरे होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आप 20 की रिस्क भी तो मेरे पास ही है। अगर उस किटी पार्टी में से एक महिला पैसे खा के भाग गई तो म्यूचुअल रिस्क थी सबकी, सबको अगली बार 19,000 ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर सारी रिस्क किसकी है? तो मान लो पहले जिसने वीसी एनकैश कर ली है वो ये ग्रुप छोड़ भी देता है, तो उसके सारे पैसे इसको भरने पड़े। आए समझ में? क्लियर है? तो सेकंड वाली पूरी की पूरी ये रखेगा। और देखो इसको कितना बढ़िया फायदा हो गया, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ इस वीसी को आप 1 लाख से मल्टीप्लाई करके चलो। मार्केट में इस तरह के चलते हैं। जैसे अगर अपन नया बाजार में देखेंगे तो बड़े बड़े मार्केट हैं, यहाँ पर बहुत सारे दुकानदार हैं। ये वीसी महीने की 50,000, महीने की 1 लाख, बाजार गेट तक जाते जाते महीने की 10-10 लाख रुपए की वीसी होती है, और 20 लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महीने की 10 लाख, 10 लाख इंटू 20, 2 करोड़ रुपए की कैश, हार्ड कैश अवेलेबिलिटी मेरे पास हर महीने है। जिस महीने मुझे 2 करोड़ चाहिए होंगे मैं वीसी उठा लूंगा।
लेकिन उसकी एवरेज में मुझे हर महीने 10 लाख रुपए गौरव को या 10 लाख से कम देने पड़ेंगे। मान लो इस वाले केस में 7.5 लाख ही देने पड़े, तो कभी ज़्यादा भी दूंगा, कभी कम भी दूंगा। लेकिन मेरे पास में इतने सारे पैसे कैश अरेंज करना या किसी और के पास कैश अरेंज होना मुश्किल बात है। और सबसे बड़ी बात है, अगर मैं गौरव पे इतना विश्वास कर रहा हूँ तो गौरव की गुडविल इतनी होनी चाहिए जिस पे विश्वास किया जा सके। नहीं नहीं, बढ़िया बढ़िया नहीं, अपन बढ़िया का कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे। हाँ जी, है ही नहीं इसके पास तो क्या करेगा, और टैक्स ये कैसे ले सकता है, टैक्स तो गवर्नमेंट लेती है। चलो जी, अब इस महीने जाएंगे तो बोली कहाँ से शुरू होगी, 17 पर। तो कितने रुपए की बोली शुरू होगी, 34, 3,400 रुपये की। ऐसे करते हर महीने बोली की जो लोअर लिमिट है वो कम होती चली जाएगी। बोलो भाई, चलो ये बात आपके समझ में आ गई। अब तीसरे महीने बोली में कितने लोग शामिल होंगे, 18 लोग, क्योंकि एक तो पहले ही बाहर हो गया ना भाई, एक तो पहले ही बाहर हो गया, उसने पैसे ले लिए, और दूसरा तो खुद ओनर है, वो कभी पार्टिसिपेट नहीं करता है। फिर 28 फरवरी 2026 को ये बोली किससे शुरू होगी, 16%। ऐसे करते 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 भैया ये कौन सी हो गई, 1 2 3 4, फिर 28 फरवरी 2027 ये 4% पे आ जाएगी। आया समझ में। अब बोली लगाने वाले 4 लोग ही हैं, अब बोली लगाने वाले 4 लोग हैं, और बोली शुरू भी कहाँ से हो रही है, 800 रुपये से हो रही है। मान लो मैं भी उसके अंदर एक कैंडिडेट हूँ, तो पहले महीने तो मैंने दिए 750 रुपये, अगले महीने दिए मैंने 1000 रुपये, हो सकता है उससे अगले महीने 740 ही दिए हूँ, अगले महीने 810 रुपये दिए हूँ, किसी महीने 840 रुपये दिए हूँ, किसी महीने मैंने 780 रुपये दिए हूँ। ऐसे करके मैं कभी भी 1000 रुपये नहीं दे रहा हूँ पूरे, क्योंकि हर महीने मुझे ब्याज तो फायदा मिल ही रहा है ना, एटलीस्ट 1% का। मान लो किसी ने बोली नहीं भी लगाई, मान लो यहाँ पर कोई बोली नहीं लगा रहा, तो कोई तो बोलेगा 801 रुपये, खत्म काम। अगर 1% ब्याज पे आपको पैसे मिल रहे हैं तो बहुत ही सस्ता आपको लोन मिल गया। ठीक है, उस पैसे का आप कुछ भी यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि मान लो अगर मैं ये बोली, मान लो मैं ये वीसी उठा लेता हूँ, तो क्या होगा, मुझे अगले 3 महीने तो पैसे बढ़ने, वैसे भी 3 महीने बाद मुझे पैसे मिलने ही वाले थे, रकम वैसे ही आसान हो जाएगा। और जो भी इसकी लास्ट डेट होगी उस डेट पे ऑप्शन होगा ही नहीं, उस डेट पे ऑप्शन क्या होगा, 0, क्योंकि एक ही आदमी बचा है, उससे उसके 1000 लेके उसको 20,000 रुपये दे दिए जाएंगे। ठीक है भैया, क्या ये बात समझ में आ गई। तो देखो ये कमर्शियल पॉइंट हो गया। कमर्शियल पॉइंट क्यों हो गया, क्योंकि इसमें रिस्क सबकी इन्वॉल्व नहीं है, इसमें रिस्क केवल एक ही आदमी की इन्वॉल्व है। ठीक है, उस ओनर की यहाँ पर रिस्क इन्वॉल्व है। आई बात समझ में। और वीसी मार्केट में चलने वाला बहुत बढ़िया टूल है, बहुत बढ़िया टूल। ठीक है, अगर मान लो मैं अपने पैसे पर ब्याज कमाना चाहता हूँ तो भी बहुत बढ़िया टूल है, क्योंकि मुझे मालूम है पहले महीने मुझे 3800 रुपये कम होने चाहिए थे, और हुए कितने कम, 5000 रुपये। देखो बहुत सारा फायदा हुआ। फिर हर महीने मुझे 1,000 रुपये नहीं देने पड़ रहे, हर महीने मुझे पैसे कम देने पड़ रहे हैं। लेकिन लास्ट में अगर मैं पैसे उठाता हूँ, मुझे तो भाई पैसे पूरे मिल रहे हैं ना, लेकिन मुझे सब्र भी करना पड़ेगा और मुझे इस पर विश्वास भी करना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है मान लो जो वीसी ओनर है वो खुद ही करप्ट हो, वही पैसे लेकर रखो, चक्कर हो जाए, खेल खत्म, है ना। तो पहले महीने उसने पैसे चलाई, किसी एक को पैसे दिए, दूसरे महीने खुद के पास पैसे आए, खेल खत्म, सारे पैसे लेके भाग गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं करती, इसलिए गवर्नमेंट इसको अवॉइड करती है। क्योंकि गवर्नमेंट इसको अवॉइड करती है, इसलिए जब लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं तो फोन पे कभी बीसी नहीं बोलते हैं, बीसी नहीं बोलते हैं, तो फोन पे इसको बीसी बोलते हैं। ठीक है, अब कोई भी फुल फॉर्म निकाल लो, बैंक क्रेडिट हो गया, कुछ भी आप बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट आपको ऑब्जेक्शन नहीं कर सकती। गवर्नमेंट ने किसको रोक लगाई है, वीसी को। और हम क्या बात कर रहे हैं, कोड वर्ड में बात हो रही है, तो इसका कोड वर्ड है। ठीक है, या फिर कई बार लोग क्या होता है, सुनते वीसी हैं, बोला वीसी जा रहा है, सुना बीसी जा रहा है, और वो पूछ भी नहीं रहा भाई कि भाई ये वीसी बोल रहा है कि तू बोल क्या रहा है, तो नहीं पूछा तो आपकी गलती है। तो जो सुना आपने वो समझ लिया। क्या ही बात समझ में आ गई। ये हो गए सोसाइटी के छोटे प्रकार, है ना। छोटे मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें मेंबर कम है। कितने मेंबर थे, 20 महीने में खत्म। कितने मेंबर हैं, 20 महीने में खत्म। ठीक है, लेकिन अब ऐसा सोचो कि अगर 1000 मेंबर का हो तो कितने महीने चाहिए, बोलो भाई, 1000 महीने चाहिए। 1000 महीने का मतलब 80 साल, 83 ईयर। मतलब मैं पैदा होते ही बीसी शुरू कर दूं, शायद मुझे मरने से पहले मिल जाए, पॉसिबल है नहीं तो शायद,
ठीक है, हो सकता है मेरा आखिरी नंबर ही आए। इसमें ऐसा नहीं होता है। ये हो गया बड़ा इसका फॉर्म हो गया। ये बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म होता है, बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्म। इसमें इसमें अगर रिस्क किसी की होती है तो कम से कम ओनर की रिस्क नहीं होती। अब समझ रहे हो मेरी बात को? ओनर की कोई रिस्क नहीं है। सोसाइटी वाले मामले में जो आपने वीसी देखा, उसके अंदर इसकी रिस्क थी। मान लो इस लड़की ने पहले महीने के पैसे उठाए और इसने कहा मैं पैसे नहीं देने वाली हूँ, इसको तो बाकी सबको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसमें इसकी रिस्क इन्वॉल्व है। अपन क्या बात करते हैं? हम बात करें 1000 लोगों की सोसाइटी चल रही है। तो 1000 लोगों की सोसाइटी चलेगी मान लो 40 महीने की। कितने की? 40 महीने की सोसाइटी चल रही है। अब हर महीने क्या होगा? मानो ये सोसाइटी शुरू हो गई 1 जनवरी 2026 में, और बहुत नॉमिनल अमाउंट सोच लो, मान लो कि 1000 लोगों की सोसाइटी, 1000 रुपये महीने की। अच्छा, इस तरह की सोसाइटियाँ जनरली समाज वाले लोग चलाते हैं, है ना। पर्टिकुलर एक समाज होगा, मान लो अब मैं अग्रवाल हूँ तो अग्रवाल समाज हो गया, कोई ब्राह्मण समाज हो गया, कोई रैगर समाज हो गया, कोई कोली समाज हो गया। तो हर समाज वालों के अपने अपने इस तरह की सोसाइटियाँ बनाई हुई होती है। तो इनके समाज की जो टॉप मोस्ट पर्सन, रिनाउंड पर्सन होता है, वो इसको ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मानो हम सब एक ही समाज से बिलोंग करते हैं और हम सब ने इस वाली सोसाइटी के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। इसको बड़ी सोसाइटी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लोग इसमें ज़्यादा हैं, पर महीने बहुत ज़्यादा नहीं, महीने 40 ही है। अब 1000 रुपये महीने के हिसाब से ईच पर्सन हर महीने के हो गए भैया 10 लाख रुपए। कितने हो गए? अब इसमें भी क्या दो अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉमर्शियल और एक होता है केवल वेलफेयर वाला। पहले मैं आपको कॉमर्शियल समझा देता हूँ। ये मैंने आपको कॉमर्शियल समझा दी। कॉमर्शियल में क्या होगा? इन 1000 लोगों के नाम वापस बकेट में डाले जाएंगे और पर्ची निकाली जाएगी। ठीक है, तो मान लो ए नाम के व्यक्ति की, या फिर मान लो आनंद नाम के व्यक्ति की ये पर्ची निकल गई। ठीक है, इस व्यक्ति को कितने रुपए मिलेंगे? 40,000 रुपये। कितने रुपए? क्योंकि ये कितने महीने तक पैसे जमा करा था? इसको 40,000 रुपये आज ही दे दिए, और इसको नेक्स्ट महीने से ये 1000 रुपये नहीं देने। अगले महीने से जो 1000 रुपये का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन होगा ये नहीं देगा। आया समझ में? मतलब इसने 1000 रुपये जमा कराए, उसके एवज में इसको कितने रुपए मिल गए? मौज हो गई भाई। अब उसमें पर्चियाँ कितनी बची हैं? 999। अब जो ओनर है, ओनर क्या करेगा भाई? ओनर के पास हर महीने पर मंथ 9,60,000 रुपये आ रहे हैं, जिसका उसको कोई ब्याज नहीं देना है। समझ रहे हो मेरी बात को? पहले महीने भाई किस्मत खुल गई इस लड़की की। हम सब मिलकर सोसाइटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस लड़की की पर्ची निकली, 1000 रुपये उसको जमा कराने थे, 1000 से जमा कराए, 40,000 रुपये ले लिए, और ओनर हूँ मैं। मेरे पास कितने पैसे बचे? 9,60,000 रुपये। ठीक है, ये 9,60,000 रुपये अगर मैं बैंक में जमा करा दूँ, और बैंक गिरे पड़े से गिरे पड़े मुझे 6% ब्याज देगा साल का, यानी महीने का आधा % ब्याज, तो बैंक से मुझे 4,800 रुपये ब्याज मिलेगा महीने का, जिसमें से मुझे जमा कितने कराने अगले महीने? केवल चलो 45 45। हाँ तुम जिया 45 खड़े हो। मैंने अभी जिक्र किया था कि 9,60,000 मैंने कौन से बैंक में जमा कराया? कौन से बैंक में जमा कराया बताओ? देखो मैंने सब्जेक्ट बदला, स्टाइल नहीं बदला पढ़ाने का। स्टाइल तो वही है भैया, चाहे गणित पढ़ोगे चाहे रीजनिंग पढ़ोगे, सेम स्टाइल है। यस, नेम ऑफ द बैंक in which I had deposited 9,60,000. Anyone else? मैंने किसी बैंक का नाम लिया ही नहीं है, मैंने बैंक में जमा कराया भैया।
4,800 रुपये बहुत इजीली मुझे वो बैंक देगा, लेकिन अगले महीने मेरे पास इसके 1,000 तो नहीं आएंगे। तो उस लेट्स अज्यूम 5,000, वो 5,000 में से 1,000 इसके निकाल दूंगा, मेरे पास कितने बच गए? ये मुझे 4,000 का फायदा होगा। लेकिन ये फायदा इतना छोटा नहीं है, बहुत लार्ज स्केल पे जाएगा, बहुत लार्ज स्केल पे। मैं समझाता हूँ क्या। फिर अगले महीने क्या होगा? अगले महीने मान लो उस लड़की की पर्ची निकल गई, उसको 40,000 मुंह पे देके मारे, मग जा। मेरे पास बचे 9,59,000 रुपये। 9 लाख, जिसमें से वो जो 5,000 ब्याज है उसमें से मैंने 1,000 मिला दिए, वापस हो गए 9,60,000। ये 9,60,000 फिर दूसरे बैंक में, फिर वहां से कितना ब्याज चालू? 5,000 इधर से, 5,000 इधर से। अगले महीने मुझे इन दोनों के 1,000 बढ़ने, तो उनके 4,000 मेरे पास बच गए। अब मेरी हर महीने इनकम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ती है रही। 4,000, 8,000, 12,000, 40वें महीने मेरी इनकम होगी 1,60,000। बिल्कुल सेफेस्ट साइड। पर ऐसा होता नहीं। ये आदमी बैंक में पैसे जमा कराता ही ये पैसे इन्हीं लोगों को लोन देने शुरू कर देता है। आया समझ में? बैंक में जमा कराएगा तो साल का 6% ब्याज, साल का 6% ब्याज मतलब आदित्य बता महीने का कितना हुआ? परसेंटेज। एक साल का 6% ब्याज, तो एक महीने का कितना ब्याज? गुड, आधा परसेंट ब्याज हो गया। लेकिन अगर मैं इसी पैसे को किसी को बिल्कुल बिना रिस्क के ब्याज पे दे दूं, गोल्ड उसका गिरवी रख के, मुझे बहुत आसानी से 1.5% ब्याज मिल जाएगा महीने। यानी वहां से मिल रहा था महीने का 5,000, आधे परसेंट का, आधे परसेंट का कितने गुना? 1.5% होता है, 3 गुना। तो 5,000 का 3 गुना 15,000, जिसमें मुझे किसी तरह की रिस्क नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? कंफर्म? अब इस महीने के 15,000, 40वें महीने के 6 लाख। अगर मैं ये केवल कैलकुलेशन करना चाहूँ, एक करोड़ 23 लाख रुपए इस 40 महीने में मैंने कमा लिए। कितने? 1,23 लाख रुपए। अगर मैं केवल 1.5% महीने के ब्याज पर ये बिजनेस करता हूँ तो है समझ में? 5-7 लाख कम कर दो, जिनके मैंने पैसे भर दिए, चले से वालों, कितने पैसे मेरे पास आएंगे? बहुत इजी मनी है ये। लेकिन इसमें पूरा गेम, उन 960 लोगों के ट्रस्ट का है जो मुझ पर ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि मैं सारे के सारे पैसे महीने के 10 लाख आ रहे ना, 10 लाख इंटू 40 यानी 4 करोड़ रुपए मैं 40 में मैंने लेके भाग भी तो सकता हूँ। कि नहीं दे रहा किसी को, क्या कर लोगे? है समझ में? वो अगर कंपाउंडिंग करेंगे तो बेनिफिट और ज़्यादा चला जाएगा। ये इसका एक कमर्शियल सिस्टम फॉलो किया जाता है। ठीक है? अब ये भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि ये कमर्शियल सिस्टम है। इसमें ये मैंडेटरी नहीं है कि इसके मेंबर्स को ही लोन देगा, या फिर आउटसाइडर को भी दे सकता है। इस वाले केस में तो भैया आउटसाइडर को भी लोन देगा, क्योंकि कमर्शियल बिजनेस है ना, किसी समाज का नहीं हो रहा है। ठीक है भैया? लेकिन अगर मान लो ये सोसाइटी किसी पर्टिकुलर समाज की चलाई जा रही है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन हो गई, आउटसाइडर अलाउड नहीं है। ना तो कोई आउटसाइडर उसमें पैसे जमा कराएगा, ना उससे पैसे उधार लेगा, तो लिमिटेड हो गया। आया समझ में? तो बताओ ऐसे ऐसे आप में से कितने स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स ने इस तरह की सोसाइटी भरते हैं अपने समाज के अंदर? गुड। कौन सी? कितने रुपए की भरते हो? 8-9 हज़ार महीने की। कितने महीने से भर रहे हो? पैसे वापस भी तो आए होंगे। आप सोच रहे हो कि केवल 1,000 महीने से 40,000 की बात हो गई, तो अगर ये 10,000 महीने की सोसाइटी भर रहे हैं तो 4 लाख रुपए हर महीने किसी ना किसी के पास में आ रहे हैं। और मेरे पास में आ रहे हैं कितने? 1 करोड़ रुपए महीने। मतलब जब 1,000 लोग हैं, है ना, मैंने आपको एग्जाम्पल बहुत बड़ा बता दिया। अमूमन इस तरह की सोसाइटी फंडिंग के अंदर 1,000 लोग नहीं होते हैं। फूला क्या लगता है, एक खिड़की तो और खोलनी चाहिए भाई। और ये वाली भी।
जब भी खिड़कियां खुले ना, ऐसा सोचा करो कि आप अपने घर जा रहे हो सड़क पे गाड़ी पर, तब कितनी ठंड लगती है, उससे कम लग रही है अभी। ठीक है। हाँ। तो क्या ये सोसाइटी और वीसी का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया? ये कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता, लेकिन लेकिन बैंकिंग पैरामीटर्स को, बैंकिंग को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि मान लो किसी व्यक्ति के पास में एक सोसाइटी तो बहुत कम लोग चलाते हैं, लेकिन सोसाइटी के दोनों प्रकार समझ लिया आपने, समाज वाला भी समझ लिया और कमर्शियल भी समझ लिया। ठीक है। और आपने वीसी की भी दोनों प्रकार समझ ली। ये वाला वीसी का प्रकार बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ज़्यादा, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ, लोग महीने की 10-10 लाख रुपए की वीसी भर रहे हैं। कितने की? 10 लाख रुपए महीने की वीसी। उसमें मेंबर बहुत कम होते हैं, 10 ही मान लो मेंबर है, तो भी भैया महीने के 1 करोड़ रुपए हो रहे हैं। ठीक है। अब देखो, तो 10 लाख रुपए आदमी लाएगा कहाँ से महीने की, वो भी कैश। अकाउंट ट्रांसफर नहीं चलते इसके अंदर, कैश। अकाउंट ट्रांसफर क्यों नहीं चलते? सरकार पूछ लेगी, हर महीने 10 लाख रुपए उसको दे ही क्यों रहा है भाई ना? और इसको 10 लोग हर महीने 10 लाख रुपए क्यों दे रहे हैं? तो पकड़ में आ जाएगा। किसी एक आधा महीने तो चल सकता है। इसका मतलब मेरे पास महीने की इनकम भी 10 लाख से ज़्यादा है। और कोई भी आदमी जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट करता है तो अपनी इनकम का केवल 1/5 ही करता है। 50 लाख कमा रहा हूँ तो 10 लाख रुपए उसमें भर रहा हूँ। तो मान लो मुझे किसी मोमेंट नीड लगी कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो ठीक है। अगर मान लो कल ही लास्ट वीसी का ऑप्शन हुआ था, 1 महीने तो मैं डिले हूँ, 1 महीने बाद मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ जाएंगे भाई। या बोली थोड़ी ज़्यादा लगा देंगे, 2-4 लाख का और नुकसान खा लेंगे, पैसे तो आ जाएंगे ना। तो कई बार आदमी के पास इस तरह की अर्जेंसी फंस जाती है कि उसको पैसे कहीं से मिलते नहीं है, और वो पैसे उसको हार्ड कैश चाहिए होते। भाई बैंक भी लोन देगा तो कैश में थोड़ी देगा, बैंक लोन अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफर देगा। अब अकाउंट से अकाउंट और कैश में क्या फ़र्क होता है, वो अपन कल वाले क्लास में समझेंगे। क्या ये पूरी बात समझ में आ गई? इससे संबंधित कोई डाउट? कंफर्म। नॉन रजिस्टर्ड, ये कुछ भी रजिस्टर्ड नहीं है। एक मिनट रुको, तुम दोनों किसके बारे में बात कर रहे हो? देखो, सुन तो मैंने सब लिया, लिबरेटिंग तो आती है ना मेरे को, इतना क्लियर कट दिख रहा है। तुम पूछो भाई। भूल जाओ आपके रिश्ते। ये मान लो ऐसा हुआ कि सोसाइटी की बात कर रहे हैं और मैं महीने के 1,000 जमा करा रहा हूँ, 10 महीने बाद मुझे मालूम पड़ा ऑर्डर भाग गया, तो भाग गया तो भाग गया, कुछ नहीं कर सकते। मेरे तो 10,000 ही गए ना, बहुत बड़ा रिस्क नहीं था, लेकिन मुझे फायदा क्या था? इस 10,000 के एवज में हो सकता है मैंने उससे पहले 2 लाख का लोन ले लिया हो। है समझ में? समाज वाली वीसियाँ, समाज वाली सोसाइटी ऑलमोस्ट बिल्कुल सेफ रहती है, बिल्कुल सेफ। तो कमर्शियल देखो, केटी वाली भी बिल्कुल सेफ है। केटी का मतलब ऐसे छोटा भी तो होता है, कुछ आदमी इतने रिस्क सहन कर लेता है ना, उस बात को आगे ही कर देता है। ठीक है। अब जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे से बहुत सारे पैसे ले जा चुके और वो वापस भी नहीं देते, है ना। पर मुझे लगता है कि भाई ये मेरा बचपन का यार है, जिसने बचपन में मेरी हर शरारत में मेरा साथ दिया, और हर सही और गलत में मैं दुर्योधन और ये कर्ण बन के खड़ा रहा। इसने ये नहीं देखा कि यार ये गलत है या सही है, इसने मेरा साथ दिया। तो आज अगर मान लो उसको कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसे मतलब 1,000 भी हो सकते हैं, लाख भी हो सकते हैं, करोड़ भी हो सकता है, वो कुछ मेरी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है। अगर मैंने उसको दे दिए तो मैं उसको भूल गया, तब उसके बाद आएंगे जब दे देगा। लेकिन था तो मेरे बचपन का यार ना, तो वो ऐसे ही जब किटी पार्टी बनेगी, उन 20 लोगों की बनेगी जो आपस में एटलीस्ट आधे लोगों पर तो आप विश्वास करते हो, लेकिन आधों से आपकी जान पहचान बढ़ जाएगी। तो इसमें ट्रस्ट का मामला ही पूरा चलता है। जो वीसी फेल होती है वो कमर्शियल वाली वीसी फेल होती है, ऑक्शन वाली सोसाइटियाँ मैंने कभी फेल होते नहीं देखी। ठीक है। अच्छा, सोसाइटी फेल होगी भी क्यों? क्योंकि मेरे पास महीने के 10 लाख रुपए आ रहे हैं, मान लो मैं सोसाइटी ओनर हूँ, तो प्रॉब्लम क्या है? या तो मैं पहले महीने भाग जाऊँ, या तो मैं, लेकिन चौथे महीने तो भाग ही नहीं सकता भाई मैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि चौथे महीने तक लोग मेरे पास लोन लेने भी तो आ जाएंगे, तो मैं भागूंगा क्या? 40 लाख आए, 35 लाख लोन दे दिया, 5 लाख लेके भागूंगा। इसलिए ये वाली सोसाइटियाँ सक्सेसफुल रहती हैं।
इसलिए किटी हमेशा सक्सेसफुल रहती है। और अमूमन क्या होता है, किटी में भी क्या देखा जाता है, मान लो कोई एक महिला फेल हो गई, उसके बाद पैसे देने को नहीं है, तो बाद में कभी पैसे दे देती, कोई बड़ी बात नहीं। और ऐसी मान लो वीसी में कोई एक पार्टी एक मेंबर फेल हो गया कॉमर्शियल वीसी के अंदर, तो ठीक है, ये ओनर था, ये पैसे भर देगा, तो उससे बाद में कभी पैसे ले लेगा, क्योंकि आपको ये बात ध्यान रहनी चाहिए, इसने वीसी का मेंबर उसी को बनाया होगा जो कि इसका फ्रेंड होगा। ऐसे सड़क चलते थोड़ी किसी को बना लिया होगा, है ना। और मान लो किसी नए मेंबर को एंट्री दी भी जाती है तो उस पर रेस्ट्रिक्शन लगाई जाती है कि तू वीसी में मेंबर बन रहा है केवल प्रॉफिट के लिए, नॉट फॉर शेयरिंग द रिस्क। यानी हम देखो वीसी में ऑप्शन नहीं करने देंगे, देखो आखिरी वाले पैसे ही मिलेंगे। आया समझ में। एक बार मान लो वो लड़की फर्स्ट टाइम इनके ग्रुप में शामिल हो गई और उसने हर महीने 10-10 लाख रुपए जमा करा के लास्ट वाली वीसी अनकैश करा ली, तो उसका विश्वास हो गया ना भाई। जो व्यक्ति लगातार 9 महीने तक 10-10 लाख रुपए दे रहा है, इसका मतलब वो ट्रस्ट वर्दी है, ट्रस्ट बिल्डअप हो गया, तो अगली बार भी इनके मेंबर हो जाएगी, फिर ये वीसी उठा भी सकती है। आया समझ में। तो पूरा का पूरा गेम किस पे चल रहा है, ट्रस्ट पे चल रहा है ना। आप जब कोचिंग ज्वाइन करने आए तो आपने ट्रस्ट पे तो कोचिंग ज्वाइन करी, आप पूरा का अच्छा पढ़ाएंगे, आपने 2-4 लोगों के मुंह से सुना होगा, है ना। कुछ ने कम बहस करी होगी, कुछ ने बहस नहीं करी होगी, इसने ज्यादा बहस करी होगी, पैसे हमारे मुंह पे दे के मारे और पढ़ने बैठ गए। वो ट्रस्ट पे तो था ना। मान लो हम आपको खराब पढ़ा रहे होते तो क्या करते, भूल जाओ, तो दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लेते। यही तो होता कि समझदार व्यक्ति तो यही करता, दूसरी कोचिंग ज्वाइन कर लेता, और बेवकूफ व्यक्ति फीस वापस मांगने आ जाता। बेवकूफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फीस मांगने में अपना समय भी तो खराब कर रहे हो। मैं अपना समय थोड़ी खराब करूंगा, मैंने भी 2 कोचिंग इंस्टीट्यूट पे फीस दी थी, मेरी दोनों जगह फीस बेकार चली गई, तो उनसे फीस वापस थोड़ी मांगने गया, मैंने तो अपना समय बचा लिया, खुद ने पढ़ाई करनी शुरू कर दी। समय की कीमत ज्यादा है। नहीं आता डाउट। देखे ना, एम्प्लॉय को सब लोन देंगे। नहीं, यूनियन बैंक इसका एग्जाम्पल नहीं है। क्या और कोई डाउट नहीं। चलो तो हम एटलीस्ट सैलरी अर्नर्स बैंक को तो कंप्लीट कर लेंगे। तो देखो जी, ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और पढ़ लो एक बार, तेजी से पढ़ लो। इसको एक बार वॉच कर लिया करें, याद क्लियर नहीं हो तो बता दिया करेगा, भूल जाता हूँ। पढ़ लिया भाई, कंफर्म बोलो। एक भी वर्ड किसी भी स्लाइड में ऐसा लो जो वर्ड ही आपके समझ में नहीं आ रहा हो, वो वर्ड आपको पूछ लेना है। चलो जी, तो इनके वेल नोन एग्जाम्पल्स, पहला नाम क्या लिखा हुआ है, बॉम्बे सैलरी अर्नर्स कॉर्पोरेट। इन जनरली कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, मैंने आपको पहले भी मार्क कराया था। इन जनरली सारे के सारे क्या है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है। जैसे ये पता नहीं आपने ध्यान दिया था नहीं दिया था, देखो एरो बना हुआ है ना। इन जनरल क्या होते हैं, ये सारे के सारे कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, ठीक है। अब क्या कमर्शियल बैंक के काम नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखो एसबीआई भी तो ब्रांच, भाई जो लोको वर्कशॉप में ब्रांच है वो एसबीआई की तो है, तो एसबीआई भी वही काम कर रहा है, लेकिन एसबीआई के नाम के आगे फिर एसबीआई सैलरीज अर्नर बैंक नहीं लिखा जाएगा, यहाँ सब जगह लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा है ना, बॉम्बे सैलरी अर्नर या फिर मद्रास लेबर यूनियन सैलरी अर्नर, इन सबके नाम के आगे क्या लिखा हुआ है, सैलरी अर्नर, या फिर इससे मिलता जुलता ये सैलरी बैंक, कोई ना कोई नाम लिखा हुआ है। इनके नाम तो वही रहेंगे। अब ये इनके डिफरेंट प्रोडक्ट के नाम है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है भैया। ऐसे ही इनके डिफरेंस बता दिए, और क्या। चलो ये एमसीक्यू कर लेते हैं। बोलो भाई, कहीं चला गया। बोलो भाई, लो जी। पक्की बात है भाई, इसमें क्या है, पेमेंट बैंक तो ये काम करते ही नहीं है ना, तो चूंकि पेमेंट बैंक ये काम नहीं करते तो बात वहीं खत्म हो गई, ठीक है। तो और आगे बढ़ते हैं। सैलरी अकाउंट तो सभी ऑफर कर रहे हैं ना, पर वो अर्नर्स बैंक नहीं कहला रहे हैं ना।
चलो अब ये आ गई वो आठों कैटेगरी जिनकी हम बात करनी शुरू कर रहे थे। ठीक है, सरकार ने शुरू में लक्ष्य रखा था वन थर्ड यानी 33 1/3%। ठीक है, इन 8 सेक्टर के अंदर इसमें आ गया रिन्यूएबल एनर्जी जो हमने पहले नहीं पढ़ा था, एक्सपोर्ट क्रेडिट आ गया, बाकी हमने लगभग सब पढ़ लिया था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब स्कूल, कॉलेज या फिर हॉस्पिटल। ठीक है, ये सब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, इनमें बहुत बढ़िया से लोन मिल जाते हैं। अदर्स में डिस्ट्रेस्ड पर्सन भी आ जाएगा, कैटेगरी वाइज लोन भी आ जाएंगे। अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि डोमेस्टिक जितने भी कमर्शियल बैंक हैं या फिर फॉरेन बैंक जिनकी ब्रांचेस 20 से ज़्यादा है, ठीक है, 20 से कम वालों की बात अलग होगी, 20 से ज़्यादा वालों की बात अलग होगी, उनको अपने टोटल लैंडिंग मतलब लोन देना, उसका 40% किसको देना पड़ेगा? इन सेक्टर्स को देना पड़ेगा। और यही बात अगर अपन आरआरबी के बारे में बात करें तो, और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में, और कॉमर्शियल बैंक के बारे यानी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के बारे में, ये 60, ये सारे के सारे डेटा आपको याद होने चाहिए केवल यहाँ तक, इसके आगे भी नहीं पढ़ना है। ये बात समझ में आ गई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात के ऊपर। ठीक है भैया, आपको क्या करना है, आपके पास अपने बैंकिंग की अलग से कॉपी होनी चाहिए, और जितना डेटा लिखाया जा रहा है उन सबके नोट्स उस पर हैंड रिटन होने चाहिए। ठीक है, हैंड रिटन कैसे होंगे? बेस्ट तरीका देखो भैया ये वाली। तो भैया A4 साइज की बिल्कुल ब्लैंक कॉपियाँ काम लें, इस पर लाइन नहीं होती है, और बढ़िया से बढ़िया नोट्स बनाइए, नया रजिस्टर काम लें, और किसी भी एक पेज पे जो आपकी इच्छा करे। मेरी इस वाले पेज पे इच्छा करती है, इस वाले पेज पे सारे नोट्स लिखने शुरू कर दो। ये वाला पेज खाली, फिर इस वाले पेज पे नोट्स, ये वाला पेज बस लिखने शुरू करते जाओ। ये वाला पेज हम खाली क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि जैसे मान लो बीच में एक पॉइंट VC आ गया, तुमने यहीं पर उस पॉइंट को लिख लिया। आया समझ में? तो ये पेपर आपके काम आ जाएंगे अंत पंत, है ना। मान लो बीच में एक नाम आया, NBFC लिखाया था एक जगह, अब आपको लगा कि NBFC, मैं तो NBFC जब पढ़ाऊंगा तो जिस शीट में आएगा जब पढ़ाऊंगा, ठीक है, कहाँ गया? यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं है, ये रहा NBFC। ठीक है, तो मैं तो भाई पढ़ाऊंगा जब पढ़ाऊंगा, लेकिन मान लो इस लड़की ने जैसे आज क्वेरी पूछ ली सोसाइटी वाली, तो सोसाइटी आज ही पढ़ा के खत्म कर दी ना, चाहे उसके नोट्स अपने पास PDF में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ाई जाएगी अदर देन PDF या फिर अदर देन शीट, की शीट मिल जाएगी, आपको चिंता नहीं करनी है। मैं उसमें MCQs ऐड करने का वेट कर रहा हूँ कि अब तक जितने भी क्वेश्चन आ चुके हैं इस टॉपिक संबंधित, उसके सारे के सारे MCQs में ऐड कर दूँ, और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो जनरल क्वेश्चन है, वो भी ऐड कर दूं, ताकि वो टॉपिक पढ़ने के बाद में आपने उसकी प्रैक्टिस कर ली, मैंने डाउट सेशन ले लिया, खत्म काम, तो टॉपिक आपका बिल्कुल पक्का हो गया। इसलिए शीट हो सकता है हम आपको कल भी प्रोवाइड नहीं करें, हो सकता है नेक्स्ट वीक भी प्रोवाइड नहीं करें, लेकिन हाँ उसके अगले हफ्ते आपको शीट जरूर मिल जाएगी। तो ये कॉपी मैं कल सबके पास देखनी पसंद करूँगी। इधर हैंड रिटन नोट्स आपके हों और ये वाले सारे के सारे पेजेस खाली हों। अब खाली पेजेस में क्या लिखोगे? जो मैंने हैंड रिटन लिखा। राइट वाले पेजेस में क्या लिखोगे? जो इसमें डेटा लिख रखा है। ठीक है, कंप्लीट बाइलिंगुअल है, किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पर फिर भी हिंदी माध्यम विद्यार्थी को सलाह दी जाती है अगर बैंकिंग पढ़नी है तो अपनी अंग्रेजी दुरुस्त कर लेना, क्योंकि NBFC को यहाँ भी हिंदी में भी, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, वो आपको आनी ही चाहिए, बैंकिंग अंग्रेजी में ही पढ़ी जाती है। और एक और सब्जेक्ट है कंप्यूटर, वो भी अंग्रेजी में ही पढ़ा जाएगा। बताओ माउस को क्या बोलोगे, है ना, इसको क्या बोलोगे? मोबाइल फोन ज़्यादा उपयुक्त है मोबाइल से, तो स्मार्टफोन बोल सकते हैं। कि कैमरा है, स्मार्ट TV है, ACs है, तो इन सबको इंग्लिश में ही प्रेफर किया जाता है ना। और हिंदी इतनी ज़्यादा टिपिकल होगी कि आपके समझ में भी नहीं आ पाएगी, है ना। मान लो अगर मैं आपको कह दूँ कि गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, ये NBFC की हिंदी है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी। बताओ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आपको इस बात के लिए माइंड सेट लेके चलना है कि अपने को लगभग सब चीज़ें इंग्लिश में ही पढ़नी है। फिर भी मैंने सब चीज़ की हिंदी इंग्लिश दोनों लिखी है। ऑल डन भाई? किसी तरह का डाउट, क्वेरी? और बिल्कुल अलर्ट ही बैठना है भैया, है ना। तो लगातार चीज़ें पूछता रहूँगा। बस मैथमेटिक्स में ये आसान होता है कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा, आप उसको कर रहे हो, जब तक आप उसको सॉल्व करते रहते हो तो किसी तरह का शोरगुल हो भी जाता है, आपस में बात भी करते हो, जिसके लिए मैंने आपको कोई मना भी नहीं किया होगा। लेकिन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब तो वो आपसी बातचीत नहीं करनी होती है। ठीक है, इसमें बस वन वे है, बस मैं ही पढ़ाऊँगा,
इसमें आपको केवल समझना ही समझना है। क्वेरी है तो जस्ट रेज योर हैंड, आपकी क्वेरी सॉल्व कर दी जाएगी। ऑल डन भाई। तो बैंकिंग अपने को पढ़नी है, लग करके पढ़नी है। कोशिश करेंगे कि अभी तो अपने हफ्ते के हफ्ते इसको शुरू करिए 2 दिन, बाद में लगातार 6 दिन भी कर देंगे टाइम निकाल करके। तो एक बार मान लो 2 महीने लगते हैं अपने को बैंकिंग पढ़ने के अंदर, 60 क्लासेज लगती है, 70 क्लासेज लगती है, तो पढ़ पुढ़ा करके खत्म कर दो, ताकि मेंस एग्जाम में अगर 20 क्वेश्चन जो आ रहे हैं उसमें से आपने 10 भी कर लिए, कितने, तो नौकरी लग जाओगे भाई। क्योंकि बाकी 20 करंट अफेयर्स के भी तो है ना। तो वो करंट अफेयर्स का झंझट ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा कि बैंक एग्जाम में नौकरी लगना। सबसे टफेस्ट पार्ट आता है मेंस के अंदर करंट अफेयर्स बैंकिंग का। इसकी कट ऑफ सबसे कम जाती है 1 नंबर 40 में से। आपको तो 1 नंबर कट ऑफ इसलिए क्योंकि लोग 1 नंबर भी लेके नहीं आ पाते, इतना मुश्किल हो जाता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड लेवल पे क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो तब वो बहुत रिलैक्स होता है। जितने भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए, जो मैं आपको बैंकिंग पढ़ाऊंगा, इसमें से 20 में से 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बच जाएंगे 10-12 वो होते हैं रिसेंट बैंकिंग वाले। करंट बैंकिंग अमेंडमेंट जो है वो वाले होते हैं। ये तो फिक्स हो गई। वैसे हालांकि ये भी अपडेटेड है क्योंकि सरकार ने नई गाइडलाइन शायद 2023 में जारी करी है पीएसएल की। हर बार कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कभी ये चीज़ बढ़ा दी, कभी वो चीज़ कम कर दी, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। वो सब चीज़ें हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप चाहो तो पूरी की पूरी पीडीएफ को भी कॉपी कर सकते हो, है ना। जिससे मान लो अगर आपको लगा कि भाई आज तो चूंकि फ्राइडे है ना, और मान लो मैथ का होमवर्क, रीजनिंग का होमवर्क, बाकी सब होमवर्क आपके कंप्लीट है, तो आपको क्या करना है, आपको आपने देखा कि यार मैं तो पूरी की पूरी पीडीएफ ही हाथ से कॉपी कर देता हूँ ना, मेरे को क्या दिक्कत है, टाइम तो है ही मेरे पास में। तो अगर अगले हफ्ते मेरे पास मैथ रीजनिंग का होमवर्क ज़्यादा भी हुआ तो मुझे केवल हैंड रिटन पार्ट ही तो कॉपी करना पड़ेगा, 1 या 2 पेज कॉपी करने पड़ेंगे। और जितना आप कॉपी करोगे उससे आपको फुल फॉर्म्स बहुत याद होगी, है ना। और आप किसी भी एग्जाम में देखोगे 2-3 क्वेश्चन फुल फॉर्म के आते ही हैं। चाहे कंप्यूटर भी पढ़ोगे तो कंप्यूटर के अंदर फुल फॉर्म बहुत आती है, आया समझ में। इसलिए मैं हमेशा हैंड रिटन वाली चीज़ पे ज़्यादा जोर देता हूँ। ऑल्दो आपको प्रिंट आउट पूरा मिलेगा, और एक नहीं ऐसी कम से कम 8-10 बुकलेट्स आपको मिलेगी, है ना। लेकिन जितना हाथ से लिखोगे उतना आप फायदे में रहोगे। और कोई डाउट किसी को? कोई आप में से एक बार और फीस जमा कराना चाह रहे हो इतनी बढ़िया क्लासेस के बाद में? नहीं, झूठी बोल देते मेरा मन रखने के लिए। चलो कर वापस हो जाओ। मन रखने के लिए झूठ बोल ही सकते हो। हाँ, कितनी बारी मैंने भी तो आपसे झूठ बोला होगा, नहीं तुम्हारा कोई क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पर तुम जानते, तुम भी जानते थे, मैं भी जानता था कि तुम्हारा लेवल वो नहीं है जो तुम्हारा कोई क्वेश्चन समझ में। अगर मैं उसी वक्त बोल देता कि तेरे समझ में नहीं आएगा तो मन रखने के लिए झूठ बोल सकते, है ना। डन भाई। जय हिंद, जय भारत।